हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 मोशन जो आप लोग पढ़े थे, पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, सब रिकॉल करके रखे, रिवाइज करके रखे सब कोई, तो जाकर के इसको पढ़ने में मजा आएगा। अगर नहीं करके रखे होंगे तब तो भाई फिर दिक्कत है। तो हम आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ये सारा चीज करके रखे होंगे, रखे है ना। तो सर वहां पे न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से अच्छे है क्या? यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे? हाँ, यहाँ भी आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग करके रखे होंगे तो यहाँ भी आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो सर आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स सेक्शन से रहने वाला है। कौन सा चैप्टर सर? तो क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या रहने वाला है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो सर ये फोर्स क्या है ये देखेंगे पहले हम लोग। यहाँ पे फोर्स क्या है, उसके बाद क्या देखेंगे सर? लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या है सर? फोर्स तो कभी थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि हाँ सर धक्का मुक्की ये वो सब क्या है, फोर्स है। लेकिन सर ये लॉ ऑफ मोशन क्या है ये सर समझ में नहीं आता है। तो लॉ ऑफ मोशन क्या है ना, कि जैसे कोई भी चीज मोशन कर रहा है, क्या मोशन कर रहा है, मोशन मतलब समझ रहे ना, अपना प्लेस चेंज कर रहा है। मोशन में पढ़ चुके आप मोशन क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी का मोशन करने का कितना रूल हो सकता है कि कोई कैसे आपको बोलेंगे, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है। वो जो भी रूल है ना, हाँ, मोशन करने का, वही पढ़ना है हमको लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो बहुत अलग अलग साइंटिस्ट से जो अलग अलग चीज बताए मोशन के बारे में, जैसे न्यूटन थे, न्यूटन साहब भी बताए ना लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो 3 लॉ भी दिए, वो 3 लॉ दिए ना मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो क्वेश्चन आता है सर वो 3 ही लॉ क्यों दिए, उसके आगे लॉ क्यों नहीं दिए, चौथा लॉ क्यों नहीं आया, 5वां लॉ क्यों नहीं आया? तो उसका रीजन पता है क्या क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो मोशन को डिफाइन कर सकते थे ना जितने तरीके से, वो सारे तरीके से वो डिफाइन किए, बस 3 ही लॉ के अंदर वो सारा डिफाइन हो गया। समझ में आया? अगर नीड पड़ता और तरीके से उसको डिफाइन करने का तो फिर चौथा लॉ आता, 5वां लॉ आता। लेकिन वो जो 3 लॉ दिए ना उसी के अंदर पूरे तरीके से वो मोशन को डिफाइन कर दिए। समझ में? तो इसी के लिए हम लोग न्यूटन का 3 लॉ ही पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। समझा? तो ये चैप्टर भी अपना न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आएगा ये चैप्टर को भी पढ़ के। आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने होंगे क्वेश्चंस के, और थ्योरी सेक्शन को ध्यान में रखना होगा। थ्योरी सेक्शन को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना होगा, तो जाके ये चीजें आसान लगेगी आप लोगों को। समझ में आया? तो आप लोग रेडी है ये चैप्टर पढ़ने के लिए? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने चले हम लोग, चलते था फिर। चलिए तो अब हम लोग फोर्स से स्टार्ट करते हैं कि सर फोर्स होता क्या है। स्टार्ट करने चले फोर्स से। थोड़ा सा इसको नाइट मोड में हम लाए आते हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, नाइट मोड में। ठीक है क्या? चलिए तो अपने लोगों को क्या देखना है सबसे पहले? फोर्स। फोर्स होता क्या है सर? फोर्स का डिफिनेशन देखना है। ठीक है ना, कि सर फोर्स होता क्या है। तो रियल में समझिएगा फोर्स होता क्या है। ठीक है, उसका मतलब समझिएगा कि फोर्स होता क्या है। जैसे हम किसी चीज को पुश करते हैं ना, या क्या करते हैं, पुल करते हैं, या क्या करते हैं, पुश। तो इसी प्रोसेस को, ये जो वर्क है ना अपना, ये जो काम किए ना हम लोग, यही क्या कहलाता है आपका? फोर्स। समझ आया? पुश या पुल ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। समझ में आया? तो अगर हम फोर्स का डिफिनेशन देखें, ठीक है ना, तो इट इज द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क। फोर्स के ही हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई वर्क कर सकते हैं। समझ में आया? और अगर फोर्स के बारे में कुछ बताएं तो क्या बोल सकते हैं? क्या? टू डू एनीथिंग एदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। कुछ भी काम करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ सकता है? पुल या पुश। तो ये हो गया देयरफॉर। ठीक है ना, ये यहां से हो गया आपका डेफिनेशन। देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल और पुश ही क्या कहलाता है? अपना फोर्स कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर हम एग्जांपल का बात करें तो दिन भर में आप क्या क्या करते हैं? दरवाजा को खींचते हैं, धक्का मारते हैं, करते हैं ना, ड्रॉवर को बाहर निकालते हैं, धक्का मार के अंदर करते हैं, ये सब करते हैं ना। हाँ, बॉल को पुश करते हैं, पुल करते हैं, जो भी करते हैं आप, हर एक काम करते हैं ना, वो सब जगह पे आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। समझ में आया? वहां हर जगह आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल्स कि बताइए तो फोर्स कहां कहां लग रहा है, तो आप बता सकते हो ना, जो भी आप काम करने जा रहे हो वहां हर जगह आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। जहां भी पुश पुल कर रहे हो वो हर जगह क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। यहां तक क्लियर हुआ फोर्स क्या होता है? ठीक है ना। तो अगर फोर्स का बात करें कि सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे ये चीज भी याद रखिएगा, फोर्स क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स का अगर
यूनिट का बात कर ले कि सर ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन, जिसका सिंबल एन होगा। क्या होगा? सिंबल एन, ठीक है ना, यूनिट ऑफ फोर्स का। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इस जो भी बात बोले कौन सा क्वांटिटी है, हर एक चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। चले अब आगे चलते। सर फोर्स तो समझ गए, पुश और पुल है, उसके आगे फिर कुछ समझाइए सर। तो सर फोर्स लगा के हम क्या क्या इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, अब ये समझना है। तो अभी क्या बताइए, जैसे कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है, अपना भाई बेचारा स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है, आप गए पैर से मार दिए उसको एकदम जोर से, ठीक है। तो आप क्या किए, फोर्स लगाए ना बॉल के ऊपर, तो बॉल क्या किया, अपना मोशन चेंज कर लिया कि नहीं। पहले स्टेशनरी था, अब क्या हो गया, वो मोशन में आ गया ना, मूव करने लग गया ना। तो इस तरीके से हम उसके मोशन में चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है, क्या लगा करके, फोर्स लगा करके। अच्छा ठीक, और क्या कर सकते हैं सर, जैसे कोई चीज है आपका, ठीक है ना, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, बैलून या कुछ भी चीज ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी मीटर ले लीजिए। आज जब उसको मार पीट करके आप क्या कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, शेप साइज उसको पतला दुबला कर सकते हैं कि नहीं, धक्का उक्का मार के। तो इस तरीके से हम शेप और साइज भी उसका बदल सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर हम, फोर्स लगा करके, फोर्स लगा करके हम किसी चीज को रोक भी सकते हैं। जैसे स्पीड कर सकते थे उसको, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं ना। इस तरीके से थोड़ा बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग फोर्स के कारण चेंजिंग ला सकते हैं। तो फोर्स का इफेक्ट हमको देखना है। यहां से अगर हम पहला इफेक्ट का बात करें यहां, तो यहां भी वही लिखा है कि फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, ठीक है ना, स्टेशनरी बॉडी को वो क्या कर देगा, मोशन में ला देगा। और अगर आपको एग्जांपल बोले तो फुटबॉल का को किक मार दीजिए, देखिए वो आ जाएगा कि नहीं, मोशन में आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बॉल उला रहा है तो उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, फोर्स लगाना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। या फिर आप एक एग्जांपल अच्छा सा देख सकते हैं कि अप्लाई ब्रेक, साइकिल में जो है ना चला रहे या बाइक चला रहे तो ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोक सकते हैं ना, तो वहां भी वो फोर्स लगा, एक क्या लगा है, फोर्स लगा है, जिसके कारण आपका साइकिल क्या होता है, रुक जाता है या व्हीकल रुक जाता है। अच्छा सर इसके अलावा जैसे कि आपका क्या हुआ ना, कोई आदमी ऐसे साइकिल चला के जा रहा था भाई, जा रहा था धीरे धीरे आगे जाता, आप आए फोर्स लगा के धक्का मार दिए, तो बताइए उस आदमी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं, उधर जाके गिर जाएगा कि नहीं, उधर उसका साइकिल चलने लग जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन इसका यही है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग एग्जांपल, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब एक और बच गया क्या सर, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक है। जैसे कोई आराम से चल रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, कभी कभी आप लोग धक्का मारते हैं ना उसको पीछे से, क्या करने के लिए, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए ना, तो फोर्स लगा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, इफेक्ट है किसका सर, फोर्स का। किसका इफेक्ट है, फोर्स का। कोई दिक्कत, और चेंज शेप एंड साइज को भी कर ही सकते हैं, ये चीज हम आपको बताई दी है कि अगर आप दबाइएगा, ठीक है ना, कुछ भी कैसे भी खींचिएगा तो क्या होगा, उसका शेप, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींचिए तो साइज उसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है ना, होता है कि नहीं, हाँ, और उसको दबाइएगा तो फिर उसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं शेप साइज भी चेंज फोर्स लगा करके। तो यही था कुछ इफेक्ट्स किसके, फोर्स के। तो यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि सर फोर्स कौन कौन से टाइप का होता है, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्स के टाइप्स का, तो सर फोर्स दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड वाले को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। दो टाइप का फोर्स होता है, एक क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड क्या कहेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सर बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, यही ना। तो समझिएगा, पहले बैलेंस्ड फोर्स हम लोग समझते हैं कि सर बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, ठीक है ना। तो समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो इसमें क्या होगा ना कि जब आपका ओवरऑल टोटल फोर्स, क्या ओवरऑल टोटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हैं, दो तीन डायरेक्शन से फोर्स पूरा लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स अगर जीरो हो गया तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल से समझे। देखिए एक ब्लॉक था, क्या एक ब्लॉक है ना,
इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में और एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछेंगे बताइए तो भैया टोटल कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 + 5 टोटल 10 हमको दिख रहा है। टोटल फोर्स हम पूछेंगे तो आप कितना बोलोगे? सर इस पे 5 5 10 लग रहा है, ऐसे बोलोगे क्या? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बताए थे ना अभी। तो आप क्या बोल दोगे? सर 10 न्यूटन बोल दोगे। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे कि बाबू इधर से 5 लग रहा है और उधर से भी 5 लग रहा है, दोनों तरफ से क्या लग रहा है? 5, तो बताओ दोनों तरफ से एकदम धक्का मुक्की सेम हो रहा है ना? क्या हो रहा है? धक्का मुक्की सेम हो रहा है। तो ये क्या कुछ कर पाएगा हरकत? नहीं ना, बेचारा वहीं का वहीं रहेगा ना। अब तुमको कोई उधर से भी उतनी ताकत लगा के खींचेगा, इधर से भी उतनी ही ताकत लगा के खींचेगा, तो आप किधरों मूव कर पाओगे क्या? वैसे के क्या रहोगे? वैसे ही रहोगे ना। तो यहां भी वही का वही है, ठीक है। तो यहां अगर हम टोटल फोर्स का बात करें, टोटल फोर्स का, तो कैसे लिखेंगे सर? 5 तो इसको लिख देंगे 5 न्यूटन, फिर प्लस अब इसको लिखेंगे ना। तो एक बात ध्यान से यहां समझिएगा, क्या ध्यान से समझना है कि सर अगर हम इधर वाले को +5 इस डायरेक्शन में, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप +5 न्यूटन ले रहे हैं, कितना? +5 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में क्या लेना होगा आपको? -5। क्लियर हुआ? तो इस डायरेक्शन में आप कितना लेंगे इसको? -5 न्यूटन। तो ओवरऑल कितना हो गया? 5 - 5 = 0 न्यूटन। तो अभी 0 आया ना, टोटल फोर्स कितना आया? 0। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये बैलेंस्ड फोर्सेस पे लग रहा है। क्या लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। चलिए एक और एग्जांपल समझिएगा, एक और एग्जांपल का बात करें। चलिए देखिए एक और एग्जांपल का बात करते हैं आपसे, ठीक है ना। यहां देखते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, समझिएगा कि सर इस तरीके से लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है 7 न्यूटन। कितना लग रहा है? इधर से 7 न्यूटन लग रहा है ना, ये F1 है। अच्छा इधर से कितना लग रहा है सर? इधर से एक F2 लग रहा है जो कि 3 न्यूटन का है, और एक F3 लग रहा है जो कि 4 न्यूटन का है, ठीक है। इतना न्यूटन का है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो आप क्या करोगे? ऐसे निकालोगे F टोटल निकालने जाओगे और क्या लिखोगे सर? F1 + F2 + F3, ऐसे लिखने जाओगे ना। F1 का वैल्यू कितना सर? 7 प्लस F2 का वैल्यू क्या लीजिएगा? बात ये है, बात क्या है सर? F2 का वैल्यू क्या लेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, अगर इधर हम +7 लिए हैं, किधर इधर क्या लिए हैं? +7, तो उधर से क्या लेना होगा? माइनस में लेना होगा। उधर से इधर लग रहा है ना फोर्स, और ये वाला किधर लग रहा है? उस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो उधर वाले को क्या लेना होगा सर? -3 प्लस, फिर से इसको भी क्या लेना होगा? वही उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो -4 यही लेना होगा ना। तो यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो यहां से अगर पूछे तो -3 - 4, तो टोटल कितना आ गया सर? 7 - 7 = 0 न्यूटन। तो इसके ऊपर ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है? 0 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि सर ये किस कंडीशन में है? बैलेंस्ड कंडीशन में। अगर ओवरऑल टोटल फोर्स 0 नहीं आए तो वो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो अभी ये क्या चीज में? बैलेंस। अगर यहाँ कुछ वैल्यू आ जाता है 2 न्यूटन 3 न्यूटन कुछ वैल्यू आ जाता है टोटल फोर्स का इस बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, तो हम क्या बोल देते कि सर तब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो कोई तकलीफ यहां तक नहीं। चले आगे बात करते, अब हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स के बारे में अगर अब हम आगे अगर डिटेल से देखें, सबसे पहले बैलेंस फोर्स के बारे में कुछ चीजें देख ले, ठीक है ना। तो देखते हैं सर बैलेंस फोर्स में क्या क्या बता रहा है, ठीक है। जो अभी हम आपको बताएं बस वही सारी चीजें यहां भी बताएंगे। क्या बताएंगे सर? इफ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ क्या हो गया? टोटल जितना भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड किए हैं, यही मतलब होता है रिजल्टेंट का, ठीक है। वर्ड का भी मतलब समझिएगा क्या यूज किया है फिजिक्स में। इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड क्या? बैलेंस्ड फोर्स। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है यहां तक। अब सर एग्जांपल बताइए बैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है ना। एग्जांपल, तो कभी कभी आप लोग के गांव वगैरह में हुआ है कि रस्सी खींचा खींची, क्या हुआ है? रस्सी खींचा खींची, इधर से भी रस्सी खींच रहा लोग, उधर से भी क्या कर रहा है? रस्सी खींच रहा है ना। तो अगर दोनों तरफ से जितना उधर वाले फोर्स लगा रहे इधर वाले भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या कोई खींच पाता है रस्सी को? कोई नहीं खींच पाता ना। तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है वहां पे? 0। इसीलिए
ना उधर जाते हैं लोग ना ही इधर आते हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं और एकदम कांस्टेंट रस्सी वैसे है का वैसे है। रस्सी उधर चला गया क्या जाता नहीं जाता है ना, ठीक है, क्योंकि सर दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रहा है इक्वल, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, टोटल फोर्स 0 हो गया। समझ में आया? तो वो एक एग्जांपल हो गया आपका किसका सर, बैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, अब देखें कुछ अलग से एक अगर लाइन हम देखें बैलेंस फोर्स के बारे में तो क्या दिया है, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, ठीक है ना, समझिएगा। तो सर बैलेंस फोर्स, जैसे कोई भी चीज पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना कि सर इधर से जितना फोर्स लग रहा है उधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है ना, तो क्या ये मूव कर पाएगा बॉडी, नहीं ना, क्या इसके डायरेक्शन में या मोशन में कुछ चेंजिंग आएगा, नहीं ना, ये जैसे का था वैसे का वैसा ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं, इधर से ज्यादा लगता उधर से कम लगता तब हेलो भाई मूव कर जाता, तो ऐसा हो रहा है क्या, कुछ भी होगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से क्या लग रहा है इक्वल लग रहा है ना, तो टोटल फोर्स क्या हो गया 0, इसके कारण से ये कहीं भी कुछ भी मूव नहीं कर पाएगा, यही सेकंड लाइन में आपका बता रहा है, समझा। अच्छा तो सर अगर हम ईस्ट से वेस्ट में पूछे कितना फोर्स लग रहा है और वेस्ट से ईस्ट में पूछे तो कितना फोर्स लग रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में जो होगा ना सेम फोर्स लगेंगे, क्या होंगे, दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स, समझ में, और फोर्स का वैल्यू सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, तभी जाकर के उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स 0 हो पाएगा। बैलेंस्ड फोर्स 0 कब होगा, जब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे और क्या लगे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इधर से जितना लगा है 5 और उधर से भी क्या लगा है 5, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है अलग अलग, तो हम इसको क्या कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? रुकिए थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं हम, ठीक है ना, गला थोड़ा सा सूख जा रहा है। अब बात करें कि सर बैलेंस्ड फोर्स और क्या कर सकता है, बात करें इसके बाद कि सर बैलेंस्ड फोर्स और क्या कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, जैसे इधर से कोई एक बॉक्स है, ठीक है ना, और उधर से भी आप उधर से जितना फोर्स लगा रहे हो उधर से भी उतना लगा रहे हो, ये हिल डुल नहीं रहा है लेकिन उसको मारिए इधर से भी उधर से भी, तो शेप उसका चेंज हो जाएगा कि नहीं हो सकता है, शेप साइज क्या हो सकता है चेंज हो सकता है ना, तो थर्ड में वही है लिखा है कि बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जांपल का देखें, व्हेन फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड ओवर ए बैलून द साइज एंड शेप ऑफ द बैलून इज क्या चेंज, बैलून के दोनों तरफ से लगाइए तो पिचक जाता है कि नहीं, ठीक नहीं लगता कि नहीं धसा हुआ, तो उसका वो सारी चीजें चेंज हो सकती है। क्लियर हुआ आपको यहां तक, क्या चीज सर बैलेंस्ड फोर्स क्या था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे सर, बैलेंस्ड फोर्स के बाद अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, किसके बारे में, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो बताइए सर अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, तो आपको अभी पता समझ में आ ही गया होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स यहां तक में क्या होगा कि जब दोनों तरफ से क्या ना लगे फोर्स इक्वल ना लगे, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसी एक डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना, दूसरे डायरेक्शन से कम लगेगा, इधर से ज्यादा लग जाएगा। तो बताइए सर ज्यादा जो लगेगा फोर्स फिर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा कि नहीं, चलिए इसको आइए आराम से समझते हैं, आराम से समझे, आइए देखते हैं। जैसे ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या बॉक्स जो लेना आप ले सकते हैं, इसको ले लिए, फिर क्या हुआ सर इसमें इधर से एक फोर्स लग रहा था मान लीजिए 3 न्यूटन का, और इधर से क्या लग रहा था 5 न्यूटन का, ठीक है। इधर से लगने वाले को हम मान लेते हैं इधर से प्लस ले लेते हैं और इधर से लगने वाले को माइनस साइन लेंगे, ठीक है, पहले हम लोग ये सब चीज एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, तो अगर यहां से हमको टोटल फोर्स का बात करें कि बताइए तो सर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर F1 प्लस क्या F2, यही ना, तो यहां लिख दीजिए F1 प्लस F2, तो F1 का वैल्यू कितना है सर 3, F2 का वैल्यू -5 ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो 3 - 2 कितना आ गया, 3 - 5 कितना आ गया सर -2, कितना आ गया -2 न्यूटन, ठीक है ना। तो आप बताइए आप हमको कि सर टोटल फोर्स 0 आया क्या, नहीं आया ना, तो ये क्या कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि 0 नहीं आया तो -2 वैल्यू आया, इसका मतलब समझ में आया,
इसका मतलब वो आया कि टोटल जो ओवरऑल फोर्स है ना आपका 2 न्यूटन लग रहा है इसके ऊपर। कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। और माइनस का मतलब वो पता है क्या, इधर जिधर माइनस का साइन है ना उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझ में आया? माइनस आया मतलब सर माइनस के डायरेक्शन में जो 2 न्यूटन है ना वो उस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। वाजिब बात है, आपको इधर से ज्यादा फोर्स लगते हुए दिख रहा है, इधर से कम, तो ओवरऑल फोर्स किधर लगेगा? इधर लग जाएगा ना ज्यादा, इधर लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इधर जाने मूव करने लगेगा। क्या? ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा ना। जैसे आपको और आपका दोस्त कभी धक्का ऐसे खेले क्या, ये वाला खेल, उधर से आपको धक्का लगा रहा है, इधर से आप लगा रहे हैं, ठीक है, दंगल मूवी वगैरह में आप देखे होंगे एकदम इस तरीके से करते हुए। तो उधर से भी आपको धक्का लगा रहा है, आप इधर से भी लगा रहा है। तो अगर आप इधर से ज्यादा जोर से धक्का लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा? उधर से बढ़ते चले जाओगे कि नहीं? आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना आगे आप। तो यही अनबैलेंस्ड फोर्स की जिधर जिससे डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर ही आप क्या करने लगोगे? मूव करने लगोगे। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं अब हम अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। इसके आगे सर कुछ पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स लगने से क्या होता है कि बॉडी मूव कर जाता है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है मोशन का, ये सब चीजें होगा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। आर क्या कॉल्ड? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो सर फोर्स क्या का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ये साइन को नहीं देखना है आपको, प्लस माइनस को नहीं, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन जीरो, मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन वो, ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल सकते। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस माइनस का बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर जीरो से ज्यादा हो गया तो वो फोर्स का कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। An object in rest can be moved because of applying balanced force, ठीक है ना। अगर वो पहले से रेस्ट में था, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा था और बाद में आप उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा दिए तो वो क्या करने लगेगा? ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। मूव करने लगेगा कि नहीं? जैसे अनबैलेंस फोर्स आएगा तो ये मूव करने लगेगा। अब इसके बाद अगर आगे देखें, आगे क्या दिया सर? अनबैलेंस्ड फोर्स कैन डू द फॉलोइंग, क्या क्या कर सकता है। अब यहां देखते हैं एक एक करके कि सर अनबैलेंस्ड फोर्स कर क्या क्या सकता है, ठीक है ना। तो पहला देखिए, तो वो क्या कर सकता है सर? जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना उसको मूव करा सकता है, जो रेस्ट में उसको क्या कर सकता है? चला सकता है। जैसे घर में बैठे रहते होंगे ना आप लोग, तो बाबूजी जैसे आते होंगे, देते होंगे थोड़ा सा गलियाते होंगे, मारते होंगे, तुरंत मूव करने लग जाते हैं वो कि नहीं? वैसे ये भी है, समझा कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग करके क्या है? मूव करा सकता है। जब तक प्यार से दुलार से बात करते तब तक तुम भी एकदम रईस जैसे रहते हो ना, बैठे पढ़ना लिखना 27.5। हाँ, जैसे अनबैलेंस्ड हुए पिताजी फिर तो एकदम सब काम प्रॉपर वे में मूव करने लगेगा। तो समझ में आया? अगर हम आगे देखें कि अनबैलेंस फोर्स और क्या कर सकता है सर, तो इंक्रीज कर सकता है स्पीड, ठीक है ना। अगर आप स्लो स्लो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स आपके ऊपर लगाया जाए, ठीक है ना, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स अगर आपके ऊपर लगाया जाए तो आप क्या करोगे? आपका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? अगर आप धीरे धीरे चला रहे हो गाड़ी तो आप पे अगर फोर्स लगाया जाए अनबैलेंस्ड फोर्स तो आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज भी कर सकते हैं, अगर इंक्रीज कर दिए तो क्या कर सकते हैं? डिक्रीज भी, ठीक है। क्या करके? अगर हम रोकने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स लगाने लग जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे रुकने लग जाएगा ना। हाँ, अगर किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके धीरे धीरे क्या करने लग गए? फोर्स लगाने लग गए, तो उसका उधर से क्या हो रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 3 का लगाने लग गए अचानक से, तो उसका फोर्स कम होकर के टोटल कितना हो जाएगा? ओवरऑल 2 हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 का फोर्स हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड को भी उसका डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज कर सक रहे थे। अगर आगे बात करें, हम जैसे कुछ रेस्ट में रखे हुए चीज को मूव करा रहे थे ना, तो वैसे मूव करते हुए चीज को रेस्ट में भी ला सकते हैं, ठीक है ना। कोई मूव कर रहा है, एकदम जाके जोर से पकड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा? तो वो सर आ जाएगा रेस्ट में, ठीक है। अब इसके अलावा शेप एंड साइज सर चेंज कर सकते हैं कि नहीं? क्या? शेप एंड साइज। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि सर शेप एंड साइज, तो आपको भी पता है कि सर फोर्स लगा के हम तो वाजिब बात है अनबैलेंस फोर्स लगा करके, मतलब इधर से ज्यादा कम लगाएंगे तो लास्टली बेलून क्या होगा? आपका धसेगा ही ना। तो शेप और साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? तो अनबैलेंस फोर्स लगा के हम लोग शेप साइज भी चेंज कर सकते हैं।
कर सकते हैं? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को? सब चीजें बातें समझ में आ गई अच्छे से? तो अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें क्या है, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें यहां पे, तो अब हमको लॉ ऑफ मोशन देखने के लिए, क्या देखने के लिए है? लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन के बारे में कुछ कुछ बताया गया साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो सर मोशन के बारे में बताया गया, तो उसी को हम लोग क्या कर दिए? लॉ ऑफ मोशन। उसी को क्या बोले? लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले गैलीलियो आए थे, गैलीलियो भाई साहब, ठीक है ना। तो सर वो क्या बताए? तो गैलीलियो कुछ कुछ बताए मोशन के बारे में। सबसे पहले तो क्या बताए सर? वो बताए ना कि सर कोई भी चीज जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करते रहेगा, या फिर जैसे रेस्ट में है वैसे ही रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई क्या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करे। क्या बताया गैलीलियो का फर्स्ट लॉ? कि गैलीलियो फर्स्ट लॉ से दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मतलब जैसे चल रहा है वैसे का वैसे चलते रहेगा। व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स, बाहरी फोर्स एक्ट ना करे। कोई दिक्कत यहां तक? आगे लिखा है, दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज फ्रिक्शनलेस पाथ है ना, फ्रिक्शनलेस पाथ समझते हैं कि सर जिसमें थोड़ा सा भी फ्रिक्शन ना हो, आपका रास्ता जो है ना जमीन, उस पर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं हो। ऐसे तो हर जगह फ्रिक्शन थोड़ा सा ना थोड़ा सा रहता ही है, थोड़ा ना थोड़ा सा रहता ही है। तो ये बताएं कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस आ ना, तो आप किसी बॉल को इस तरीके से ठेलोगे ना, और कोई दूसरा फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, एयर भी फोर्स लगाता है, कोई भी फोर्स अगर उसके ऊपर नहीं लगे तो वो क्या होगा पता है? बॉल कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। जैसे चल रहा है ना, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, पूरा दुनिया घूमते रहेगा, पूरा जिंदगी भर, पूरा दुनिया वो पूरा जिंदगी भर घूमते रहेगा। तो सर तो हम तो देखते हैं कि वो रेस्ट में आ जाता है। क्यों रेस्ट में आ जाता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा फोर्स लगते रहता है, एयर लगाता है, जमीन लगाता है, जमीन से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्योंकि जमीन आप जितना स्मूथ समझते हैं ना उतना होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें खुरदुरा रहता ही रहता है, समझा। तो वो सब जगह से फ्रिक्शन लग करके वो रेस्ट में आ जाता है। तो यही बताया, इट्स मीन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉरएवर। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा के लिए क्या करते रहेगा? मूव करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। दैट इज द देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो क्या होता है? उसका मोशन चेंज हो जाता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, तो यहां कुछ नहीं होगा, बेचारा जैसे ही चल रहा था वैसे के वैसे चलते रहेगा। ये कौन बताया आपने को? सर लॉ ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो ये लॉ दिए थे, इसलिए गैलीलियो का लॉ के कारण हमको पता चला। यहां तक आप लोगों को कोई तकलीफ गैलीलियो का लॉ के बारे में समझने में नहीं होना चाहिए। तो गैलीलियो क्या बताए सर? कि कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है, समझ में आया, जिस तरीके से मूव कर रहा है उसी तरीके से मूव करते रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके नहीं लग जाए, ठीक है ना। यही बताए थे गैलीलियो। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें, अगर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? चलिए देखते हैं। बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो, अगर हम जीरो का कंडीशन पे आ रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल। अगर हम जीरो के कंडीशन में आ जाएंगे ना, तो वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। अनबैलेंस फोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता, अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? हमेशा का हमेशा लगता ही रहता है। प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हवा लगा देगा, जमीन फ्रिक्शन लगा देगा, हर जगह से कहीं ना कहीं से क्या होगा? फोर्स लगता ही रहेगा, समझाया। तो प्रैक्टिकली चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये सब चीज नहीं रहता, जैसे गैलीलियो बताए थे, तो पॉसिबल था, ठीक है। अगर एक्सटर्नल से कोई फोर्स नहीं लगता तो पॉसिबल था, वो जैसे का मूव कर रहा था वैसे का वैसे। लेकिन बाहर से क्या होता है? कुछ ना कुछ फोर्स लगता ही रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया, समझ में आया। तो उसके ऊपर क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा लगते रहता है सर, ठीक है। फोर्स ऑफ, जैसे कौन कौन सा अनबैलेंस फोर्स? सर फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स एयर का, और मैनी अदर्स फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वो बहुत सारे फोर्स लगते रहते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से कोई ऑब्जेक्ट जाके रुक जाता है। नहीं तो अगर हम बॉल छोड़े एक बार, तो जैसे छोड़ेंगे वैसे के वैसे के वैसे के वैसे वो क्या होगा? चलते ही रहेगा। तो ये आपका गैलीलियो का क्या था? लॉ था। क्या चीज का? मोशन का। तो गैलीलियो लॉ मोशन का समझ में आया अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो सर गैलीलियो लॉ तो हम पढ़ लिए, अब इसके बाद क्या आएगा? तो अब आ गया आप लोगों का क्या?
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। तो सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हम लोग, तो कितने लॉ पढ़ेंगे? तो पहली बता दे रहे 3 लॉ पढ़ेंगे। कितना? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तीनों को एक एक करके देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है ना, कि हाँ कहाँ कैसे हमको दिखता है न्यूटन फर्स्ट लॉ हो रहा है, कि न्यूटन सेकंड लॉ हो रहा है, कि न्यूटन थर्ड लॉ हो रहा है। सबका डिफिनेशन को भी देखेंगे और उसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे हर जगह। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है, कि सर न्यूटन 3 ही लॉ क्यों दिया, वो भी हम आपको बता दिए क्यों दिया वो 3 ही लॉ, ठीक है। चौथा लॉ क्यों नहीं आया ये शुरू में आपको बता दिए थे, क्योंकि उसके अलावा और मोशन को डिफाइन करने का और कोई चौथा तरीका उसके पास नहीं था, इसलिए 3 ही लॉ दिए थे वो लोग, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर आप दे दीजिएगा लॉ मोशन के बारे में, बता दीजिएगा कुछ एक्स्ट्रा चीज, आप कोई रूल दे दीजिएगा, तो फिर आपके नाम पे आ जाएगा चौथा लॉ, समझे, आपके नाम पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो बेचारा उतना ही चीज बताया था, इसीलिए 3 ही लॉ आया। तो एक एक करके अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ देखना शुरू करें। चलिए देखते तब। तो न्यूटन्स जो थे ना सर, आइजैक न्यूटन, वो क्या किए पता है, वो जो गैलीलियो लॉ दिए ना उसको अच्छे से पढ़े, ठीक है, अच्छे से स्टडी किए उसके लॉस को, और उसके बाद उससे इंस्पायर होकर के, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज आ गया उनको कि क्या उनसे, उसके बाद जो ना वो 3 लॉ खुद का भी दिए, ठीक है, लेकिन उसको पढ़े थे वो भी, ठीक है ना, गैलीलियो वाला। तो उसके बाद वो जब पढ़े तो फिर उसका 3 लॉ खुद का दिए, ठीक है। तो 3 लॉ, वो तीनों लॉ को हम फर्स्ट 1, 2, 3 करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अगर लॉ को देखें न्यूटन्स का, तो फर्स्ट लॉ बताए क्या बोलता है, तो फर्स्ट लॉ भी वही बोला था जैसे गैलीलियो का हम लोग देखे थे ना, उसी तरीके से इनका भी फर्स्ट लॉ था। तो क्या फर्स्ट लॉ था सर, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, या फिर वो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, तो उसी तरीके से मोशन करता रहेगा या उसी तरीके से वो रेस्ट में रहेगा, जब तक क्या ना हो, जब तक से कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क नहीं करे। यही चीज कौन बोला, न्यूटन भी बोला, फर्स्ट लॉ में यही बताया वो, अगर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, उसका मोशन करने का जो तरीका था या फिर वो रेस्ट में जो था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? उसमें अगर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो धीरे धीरे चल रहा था बेचारा अपना, तो फिर स्पीड उसका क्या हो जाएगा, सडनली बढ़ जाएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो 2 ही किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, चलते रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में भी नहीं रहेगा। यही कौन बताया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अच्छा सर, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बताया, तो इससे हमको कुछ और भी पता चल रहा है क्या? हाँ, इससे ये पता चल रहा है ना कि हर ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या करने का कोशिश करता है, जिस तरीके से है उसी तरीके से रखने का कोशिश करता है। क्या हर ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या करता है, जिस तरीके से है, रेस्ट में है तो अपने को रेस्ट में ही रखने का कोशिश करता है, या जिस तरीके से मूव कर रहे थे तो उसी तरीके से मूव करने देना चाहिए। वो अपने मोशन में चेंजिंग लाने को नहीं कोशिश करता है कोई ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये यही दिया फर्स्ट लॉ में, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंटिल इट्स कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। तो कब वो चेंजिंग आएगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो अभी इसको और अच्छे से इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का और एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो सर, तो क्या करता है, वो अपने आप को रोकने का कोशिश करता है ना, तो उसी चीज को इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर्शिया। ये क्या होता है, किसी बॉडी का खुद का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या करता है कि जिससे वो अपने आप को अपने मोशन या जो भी है वो तरीका, वो रेस्ट में है, जैसे है वैसे खुद को रखने का कोशिश करता है। समझ में? यही प्रॉपर्टी क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, इनर्शिया है। कोई तकलीफ आपको? तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से अगर आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से क्या चीज का डिफिनेशन मिलता है, तो आप लोग बोलिएगा सर इनर्शिया का डिफिनेशन मिलता है। यहां तक कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब हम अगर बात करें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का, तो सेकेंड लॉ आपको पता है क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, कि सर उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उस पर जो हम लोग फोर्स अप्लाइड किए ना उसी डायरेक्शन में होता है। तो सर ये मोमेंटम तो हमको पता ही नहीं है क्या होता है, तो आएगा समझाएंगे, आएगा मोमेंटम क्या होता है वो भी समझाएंगे,
ठीक है। तो क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब समझ रहे हैं ना, टाइम से डिवाइड करना, भूलिएगा नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में जो चेंजिंग आ रहा है उसके रेट में, ठीक है ना, वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स जो होता है ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा। और ये जो चेंजिंग आ रहा है जिस डायरेक्शन में आएगा ना, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लगाते रहेंगे, फोर्स लगाए रहेंगे। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, उसी डायरेक्शन में क्या होगा सर, मोमेंटम का, रेट ऑफ मोमेंटम का क्या होगा, चेंज भी होगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर हम सेकंड लॉ का बात करें, क्या सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in the direction of force। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से एक चीज आ गया सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो ये अभी देखेंगे अभी थोड़ी देर में क्या होता है मोमेंटम। ठीक है। जैसे इनर्शिया ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है ना, उसी तरीके से मोमेंटम भी है, वो भी अभी आएगा तो देखेंगे। तो दो लॉ देख लिए आप लोग। ठीक है। अब थर्ड लॉ आता है। ठीक है। क्या आता है, थर्ड लॉ। तो सर थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, समझिए कि कोई आदमी इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए कि उसको जितना जोर से धक्का मारेंगे, क्या करेंगे, जितना जोर से फोर्स लगा के धक्का मारेंगे, तो उसका मोशन में चेंजिंग, स्पीड में चेंजिंग उतना ही ज्यादा होगा, क्या होगा कि नहीं। अगर हम लोग कम धीरे धीरे लगाएंगे तो उसका चेंजिंग भी क्या होगा, बेचारे का धीरे धीरे होगा ना। लेकिन अगर हम जितना जोर से लगाएंगे तो उसका चेंजिंग भी क्या होगा, मोशन का उतना ही जोर से होगा, क्या उतना ही तेज वो इसका स्पीड हो जाएगा। आप अगर धीरे धीरे धक्का लगाते हैं गाड़ी में तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ता है, अगर जोर से धक्का मारते हैं तो गाड़ी क्या होता है, ज्यादा तेजी से ना। फुटबॉल में पैर धीरे से मारते हैं तो बॉल क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। अगर आप तेजी से बॉल मारे एकदम फटाक से तो क्या होगा, बॉल एकदम दूर जाएगा कि नहीं, तो उसका मोशन का जो रेट होगा वो चेंज होगा कि नहीं, एकदम ज्यादा चेंज हो जाएगा ना। हाँ, स्पीड बढ़ जाएगा ना बहुत ज्यादा। तो वही न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। और क्या बताता है सर, और ये बता रहा है वो कि आप जो फोर्स लगाए उसके ऊपर, क्या लगाए, फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में बॉल भागा, क्या, तो जो मोमेंटम का चेंजिंग हुआ ना उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप क्या लगाइएगा, फोर्स लगाइएगा। तो सर जैसे फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का डिफिनेशन मिला था, वैसे सेकंड लॉ से क्या चीज का डिफिनेशन मिलेगा, तो सेकंड लॉ से जो डिफिनेशन मिलेगा ना वो मिलेगा फोर्स का। किसका, फोर्स का। एमसीक्यू में पूछेगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से किस चीज का डिफिनेशन मिलता है, तो किस चीज का, फोर्स का। अब क्लियर हुआ सेकंड लॉ पूरे तरीके से। अब बात करते हैं थर्ड लॉ का, कि थर्ड लॉ क्या है सर। ठीक है, देखिए थर्ड लॉ क्या है, तो समझिएगा थर्ड लॉ क्या है। तो क्या होता है ना छोटू थर्ड लॉ में, कि सर जैसे हम क्या है ना, दीवार को मार रहे हैं, क्या किए, एक ऐसे मारे धड़ाम से, जोर से मारे ना, तो हम जितना जोर से उसको मारे ना, पता है उतना ही जोर से दीवार मेरे ऊपर भी हाथ में चोट लगाया है। जितना जोर से हम दीवार को चोट लगाए ना, उतना ही जोर से दीवार क्या क्या है, मेरे हाथ में भी चोट लगाया है। समझ में आया। तो उसका मतलब हुआ कि हम जितना एक्शन किए ना उतना ही उसका क्या हुआ, रिएक्शन भी हुआ मेरे ऊपर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग था। हम उस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और वो क्या किया, मेरे तरफ फोर्स लगाया, यही ना। हम उसको मार रहे हैं तो वो मेरे को मार रहा है ना, तो इस तरीके से डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन हम जितना उस पर एक्शन लगाए उतना ही वो क्या किया, मेरे ऊपर रिएक्शन लगाया। तो आप अगर सोचते हो ना किसी बच्चा को एक थप्पड़ मार के तड़ाक से यार बोलते हो ना कि हम मारे हैं, मारे, ऐसा कुछ नहीं, वो भी आपको मारा है, आपको पता नहीं चला। आप जितना जोर से उसके गाल पे मारे ना उतना ही जोर से उसका गाल भी आपके वो मारा है। ठीक है, सिर्फ क्या डायरेक्शन आपका उस तरफ था और उसका आपके तरफ है। ठीक है, जैसे आप मारे ना तो हाथ लगा गाल पे, ठीक है, ये जितना लगाया उतना ही गाल किस पे लगाया, हाथ पे, तो इधर लगाया। ठीक है, तो उसका यही लॉ है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। समझे, सिर्फ डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा। तो आप कभी किसी बच्चे को मार के मत उछलिएगा कि हम मार दिए। समझ में आया। तो तीनों लॉ समझ में आ गया आप लोग को, तीनों लॉ समझ में आ गया अच्छे तरीके से यहां तक। तो चले अब इसके आगे, इसके है आगे कि सर एक एक करके पूरे अच्छे तरीके से तीनों लॉ को हम देखते हैं, तीनों लॉ को देखते हैं। जो चीज हम बताएं ना आपको वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर डिफिनेशन जो हम लोग देख चुके हैं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन पे, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ठीक है, रास्ता, ठीक है ना। अगर हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, या फिर अगर हम रेस्ट में हैं तो वैसे ही रेस्ट में रहेंगे। कब तक, जब तक कोई आके
धक्का ना मार दे या कोई एक्सटर्नल फोर्स आके न लग जाए हमारे ऊपर। समझ में आया? तो सर एक्सप्लेनेशन उसका कि सर एक्सप्लेन कीजिए ऐसा कैसे, ठीक है ना। तो कोई बॉडी हमको पता है कि सर स्टेट में रहता है, रेस्ट में रहता है, तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी चीज आके उसके ऊपर नहीं फोर्स लगाए, ठीक है। ये चीज आप देख लिया। और यहां देखिए, दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू इन चेंज देयर स्टेट, ठीक है ना। तो हर ऑब्जेक्ट क्या करने का कोशिश करता है, अपने आप को रेस्ट में रखने का कोशिश करता है, समझा आपने। आप जैसा है वो वैसे ही रखने का कोशिश करता है, चेंज लाने का कोशिश नहीं करता है, ठीक है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी चेंजिंग आएगा, अगर नहीं लगा रहे हैं तो वो अपने आप को जैसा था वैसे का वैसा ही रखेगा। यही क्या कहलाता है, इनर्शिया। यही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है, ठीक है, जो हमको फर्स्ट लॉ से मिला, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ का अगर हम एप्लीकेशन देखें, क्या सर एप्लीकेशन बताओ कि सर इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या क्या है। बात करें इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो अगर देखो हम लोग क्या कि बस में जाते हैं, क्या बस में जाते हैं ना, तो बस रुका हुआ है तो अपन लोग भी क्या है, रुके हुए रहते हैं ना, बस एकदम आराम से स्टॉप है, हम लोग भी उस पर क्या है, स्टॉप है एकदम, ठीक है। अब क्या होता है ना कि बस अचानक से स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, अचानक से स्टार्ट हो गया, तो हम लोग का जो पैर है ना, पैर क्या है, बस के साथ है, ठीक है ना, किसके साथ है, बस। तो बस स्टार्ट हुआ ना तो पैर अपना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पैर भी उसी तरीके से मोशन करने लगेगा क्योंकि उसके कांटेक्ट में है। लेकिन पूरा ऊपर का हिस्सा जो अपने बॉडी का है, पैर से ऊपर का हिस्सा, वो क्या उस बस के कांटेक्ट में है, क्या नहीं ना, उसके सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है ना, नहीं है। तो जब भी उस तरीके से बस स्टार्ट होगा ना तो आप क्या होइएगा, आप जैसे के थे वैसे रहिएगा ना। अब वो बेचारा चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया ना, तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, क्यों कि आप जहां थे वहीं थे, आप वहीं हैं, लेकिन बस आगे बढ़ गया है। इसका मतलब सर आपका पैर आगे बढ़ गया और ये पूरा ऊपर वाला पार्ट कहां रह गया, वहीं का वहीं रह गया। इसका मतलब हुआ कि आप पीछे क्या हो गए, गिरने लग गए। समझ में आ? यही रीजन है, समझ में आ कि आपको जब अचानक बस स्टार्ट होता है ना, बस उसमें ट्रेन में ऐसा देखे होंगे कि पीछे की तरफ लगता है ना ऐसा झटका, तो आपको वहां एकदम अलर्ट रहने का जरूरत है, ठीक है ना, नहीं तो फिर चोट उठ लग जाएगा पीछे सर में। ऑटो में बचपन में बहुत लगा था सलाम को, यहाँ पे पूरा एकदम चोट लगता था। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, कोई तकलीफ नहीं ना। तो यही बता रहे, पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस इज स्टार्ट मूविंग सडनली, दिस हैपन बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ इन रेस्ट व्हाइल बस इज नॉट मूविंग, दोनों रेस्ट में था। बट एज द बस स्टार्ट मूविंग, अगर बस स्टार्ट हो गया, द लेग ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग, पैर अपना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है मूविंग अलोंग विद द बस, बट रेस्ट पास्ट पोर्शन ऑफ हिज बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन्स इन रेस्ट, लेकिन उसका पूरा ऊपर का बॉडी क्या करता है, अपने आप को रेस्ट में ही रखने का कोशिश करता है, जिसके कारण हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं, फॉल बैकवर्ड होते हैं। क्लियर हुआ? ये पहला एक्सप्लेनेशन था अपना, ठीक है ना। एप्लीकेशन, अब सेकंड एप्लीकेशन अगर इसका और देखें हम, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे बस चल रहा है, चलते जा रहा है, अचानक से ब्रेक लगा दिया, क्या अचानक से ब्रेक, तो उस कंडीशन हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं, किधर, आगे की तरफ। तो सर ऐसा क्या होता है जो आगे की तरफ गिर जाते हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब बस चल रहा है, समझ में आया, तो हम लोग का पूरा बॉडी भी क्या हो रहा है, उसी तरीके से आगे मोशन में है, बस के साथ साथ हम लोग का पूरा बॉडी भी उसी तरीके से आगे मोशन में है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या बोलेगा कि भैया आप अगर मोशन कर रहे थे जैसे के जैसे वैसे ही करते रहिए, ठीक है ना, आपको मोशन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, इनर्शिया यही चाहेगा ना, तो आप मोशन कर, लेकिन बस अचानक से रुक गया, बस क्या किया, स्टॉप ब्रेक ले लिया, तो अपना जो पैर था वो भी अचानक से रुक जाएगा, लेकिन अपना जो ऊपर वाला शरीर का पार्ट है वो क्या करने का कोशिश करेगा, वैसे आगे बढ़ते ही रहने का, जिसके कारण से क्या होगा कि हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं अचानक से। अगर ब्रेक लगता है इसी रीजन से, ये जो है ना अपना आगे को बढ़ाते ही रहने का कोशिश करेगा इनर्शिया के कारण, लेकिन पैर क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, तो पैर वही रह गया आपका, ये आगे आ गया, तो इसीलिए आप आगे की तरफ इस तरीके से गिर जाते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा कि देखे होंगे कि कपड़ा उपड़ा सुखाते हुए मम्मी लोग को देखे कभी घर में, तो क्या करती, धो करके आती है तो पहले उसको झाड़ती है जोर से अच्छे से ना, उसके बाद सूखने देती है ना, हाँ लॉन्ड्री वाले लोग भी ऐसे करता है। तो इसका क्या रीजन है, पता है क्या रीजन है, क्योंकि जब धो करके निकालते हैं ना उसको तो उसमें बहुत सारा पानी वगैरह लगा हुआ रहता है, समझे, तो ला करके उसको झाड़ता है, जोर से झाड़ता है ना, तो कपड़ा क्या होता है कि मोशन में आ जाता है, कपड़ा क्या होता है, मूव करने लगा, हम लोग का हाथ में से मूव किया तो कपड़ा भी क्या हुआ, मूव करने लगता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी था ना, पानी का ड्रॉप छोटा छोटा, वो लोग वैसे का वैसे रेस्ट में ही रह जाता है बेचारा,
वैसे का वैसा रेस्ट में ही रहता है, ठीक है ना, वो मूव नहीं करता इनर्शिया के कारण। क्या इनर्शिया क्या बोलता है कि आप जैसे हो भाई वैसे रहो, अगर आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है। हम लोग तो उसके ऊपर लगाए थे ना, पानी के ऊपर तो लगाए नहीं थे कोई फोर्स, कपड़े के ऊपर लगाए थे। तो बेचारा तो ये क्या है, कपड़ा अपना पोजीशन चेंज कर दिया लेकिन पानी वहीं का वहीं रह गया, तो जिसके कारण ग्रेविटी पानी को खींच लिया और वो बेचारा नीचे धीरे धीरे गिर गया। समझ में आया ये एप्लीकेशन भी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ठीक है, हाँ, अब है कि आप कैरम वगैरह खेलते होंगे, ठीक है ना, कैरम वगैरह उसमें बहुत सारे कॉइन्स रहते हैं ना, और स्टैकर से आप क्या करते हैं, एकदम नीचे वाले को जोर से मारते हैं। क्या मारते हैं, क्या नीचे वाले को जब मारते हैं तो क्या होता है, आप जो फोर्स लगाए ना स्ट्राइकर से सिर्फ नीचे वाले कॉइन पे लगाएं। किस पे? नीचे वाले पे। तो बेचारा नीचे वाला फटाक से निकल के भाग जाता है ना, लेकिन ऊपर वाला सब क्या होता है, वैसे की वैसे ही रहता है। तो उसको क्या करेगा, इनर्शिया क्या करने का कोशिश करेगा कि भाई आप जैसे हो वैसे के वैसे ही रहो, क्योंकि आप पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। तो वो नीचे वाला भाग गया, उसमें फोर्स लगा और ये बेचारा वैसे का वैसे रह गया। फिर ग्रेविटी उसको अपने नीचे खींच लिया ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके, तो वो आकर के वैसे का वैसे ही नीचे आ जाता है और वो नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला कॉइन भाग जाता है इधर उधर। तो ये फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है। इसके बाद कार में क्या बोला जाता है हम लोग को, सीट बेल्ट पहन के चलने। क्या सीट बेल्ट पहन के चलने बोलता है ना, क्यों बोलता है सर सीट बेल्ट पहन के चलने के लिए, ठीक है, इसी कारण से कि अगर आप कार पे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो कार तो मोशन में और अचानक कभी एक्सीडेंट वाला सीन बन गया, कुछ वैसा हो गया, ब्रेक मारना पड़ा अचानक से, तो जब आप ब्रेक मारोगे तो क्या होगा कि आपका पैर तो आ जाएगा रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में था तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में था तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन आपका ऊपर वाला जो मोशन में था वो क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा ना, जिस कारण आपका सर आगे क्या हो जाएगा, टक्कर खा जाएगा, और सर टक्कर खाएगा तो फट जाएगा, समझे, सर फटा तो फिर तो आपको पता ही क्या होगा, पता है ना क्या होगा, सर फटा तो आप लोग को क्या प्रिकॉशन दिया जाता है कि आप बांध के रखो, कि आपको खिंचाएगा भी आगे तो सीट बेल्ट आपको क्या करेगा, पकड़ के रखेगा कि आप आगे ना जाओ, सर टक्कर ना खाए, समझा, इसीलिए सीट बेल्ट बोलता है लगा के रखो। तो यहां भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एप्लीकेशन है न्यूटन्स के, ठीक है। तो यहां तक न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पूरी तरीके से एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन। तो सेकंड लॉ देखने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ टर्म है जैसे मास, इनर्शिया, ये सब चीज क्या चीज होता है ये चीज पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो डिफिनेशन देखते हैं, उस समय से इनर्शिया हम लोग देख रहे हैं कि सर इनर्शिया क्या करता है, वो अपने आप को रेसिस्ट करने का कोशिश करता है। क्या रेसिस्ट सर, कि उसका मोशन नहीं हो, ऑब्जेक्ट में मोशन ना हो, ठीक है ना, चेंजिंग ना आए मोशन में, ये चीज को रेसिस्ट करने का कोशिश करता है ना इनर्शिया। तो यहां देखते हैं कि सर इनर्शिया का डिफिनेशन है क्या रियल वे में। तो क्या लिखा है देखिए, the property of an object because of which it resists to get disturbed its state is called inertia, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जिसके कारण वो क्या करता है कि अपने आप को क्या सर रेसिस्ट करता है, टू गेट क्या, डिस्टर्ब इट्स स्टेट, कि उसका स्टेट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना, डिस्टर्ब ना हो, अगर जैसे रेस्ट में तो रेस्ट में रहे या मोशन में तो उसी तरीके का मोशन में रहे, उसी चीज को क्या करते हैं सर, इनर्शिया करते हैं ना, ठीक है। अब सर इनर्शिया को हम लोग जो मेजर करते हैं ना, मास से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, मास से, ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इस तरीके से, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मतलब हुआ कि अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो इनर्शिया क्या होगा, घटेगा। अगर 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पूछेंगे उसका इनर्शिया, और कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट है, आप बोलेंगे उसका इनर्शिया, दोनों में से किसका ज्यादा इनर्शिया होगा, तो 10 kg वाले का इनर्शिया क्या होगा ज्यादा होगा, 10 kg वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में आया यहां तक। तो वही बोल रहा है, दिस मीन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन मास, मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट का लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर इनर्शिया ज्यादा हुआ तो मास ज्यादा होगा, मतलब मास ज्यादा हुआ तो इनर्शिया ज्यादा होगा, और मास कम हुआ तो इनर्शिया कम होगा। अगर हम दूसरा डिफिनेशन का बात करें कि सर दूसरे वर्ड में कैसे बोल सकते हैं इनर्शिया को, ठीक है, तो देखिए, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन का स्टेट को चेंज करने के लिए, और या का रेस्ट को, जो अपने आप को रेसिस्ट करके रखता है ना,
तो वही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना था ना, OBJECT, इट्स कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर हुआ इनर्शिया, वही चीज यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, तो हमको ये भी पता चल गया कि सर अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और क्या है, कोई क्या हल्का वाला है, एक भारी है एक हल्का है। ठीक है, तो सर हैवी वाले को ज्यादा हम लोग को खींचना लगेगा कि लाइटर वाले को ज्यादा हार्ड, किसको ज्यादा हार्ड लगेगा खींचना, बताइए आप। तो सर जिसका मास ज्यादा होगा, जो हैवी होगा, उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा, तो वो अपने आप को क्या करेगा, ज्यादा रोक करके रखने का कोशिश करेगा। और जिसका मास कम है, लाइटर वाला, ठीक है, तो सर उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो किसको ज्यादा इजी हो जाएगा खींचना, लाइटर वाले को ज्यादा इजी और हैवी वाले को कम इजी। समझा, तो आपको भी ऐसे ही रियल लाइफ में होता है क्या सर, कि आप भारी चीज को आराम से उठा लेते हो क्या, नहीं ना, हल्के वाले को आराम से उठा लेते हो ना, यही रीजन होता है। भारी वाले को उठाने में प्रॉब्लम होता है और हल्के वाले को उठाने में आराम से उठा लेते हैं। तो मास एंड इनर्शिया यहां से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, दोनों के रिलेशन को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है मोमेंटम कि सर मोमेंटम क्या है। तो जैसे इनर्शिया क्या था सर, मोशन को रेसिस्ट करने का कोशिश कर रहा था ना, मोशन को रेसिस्ट ना, तो ये मोशन का पावर है। मोमेंटम क्या है, मोशन का पावर, समझे। अगर ज्यादा तेजी से चलेगा ना तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। समझे, अगर आप चल रहे पहले धीरे धीरे और कभी जाकर के अचानक से स्पीड बढ़ा लिए, ज्यादा कर लिए आप, तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनर्शिया के जस्ट उल्टा है। तो मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये क्या है, मोशन का पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यही है मोमेंटम। तो सर मोमेंटम का अगर हम डिनोट पूछे किससे करते हैं, तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं, P से। ठीक है, P से डिनोट कर दिए सर। तो P बराबर होता क्या होता है, तो जो मोमेंटम होता है ना P सर, इससे डिनोट करते ही होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि मास अगर बढ़ेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट, तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। अब मास को कांस्टेंट रख रहे हैं और वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो सर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं, इस कंडीशन में कौन कांस्टेंट था सर, वेलोसिटी कांस्टेंट था, और इस कंडीशन में क्या था सर, मास कांस्टेंट था। समझ में आया, तो क्या होगा, P बढ़ेगा तो सर V भी बढ़ेगा, और सर P बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ। अच्छा सर अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि दोनों बढ़ जाए तो दोनों बढ़ जाएगा तो और अच्छा है, तो क्या होगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर सर मास बढ़े और वेलोसिटी कम हो, और दूसरे में क्या हो, उसी तरीके से रिलेशन हो, एक चीज बढ़ रहा है एक चीज घट रहा है, तो क्या होगा, इस चीज को चले हम लोग यहाँ पे आराम से समझते हैं एक एक करके। ठीक है ना, मोमेंटम का। तो सर मोमेंटम आप क्या बताए सर, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू, एक मिनट ना, तो सर मोमेंटम क्या बताएं सर, ये प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ कि सर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 10 kg था, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। कितने मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से। अब हम बोलेंगे कि बताइए इसका मोमेंटम कितना होगा, तो आप इसका मोमेंटम निकालोगे सर, मास इंटू क्या, वेलोसिटी कर देंगे, तो सर कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अगर यूनिट का बात करें कि सर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट केजी होता है सर, केजी होता है ना, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट आ गया, मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से निकल गया। अच्छा सर अगर थोड़ा देर के बाद बात करें, क्या थोड़ा देर के बाद क्या था ना कि वो तोई के स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये गाड़ी है एक, और इसमें 2-4 लोग और आके बैठ गए। क्या किए, 2-4 लोग और आके बैठ गए, तो इस गाड़ी का वेट क्या हो गया, बढ़ जाएगा कि नहीं। ये गाड़ी चल रही थी पहले 10 kg की थी 2 मीटर पर सेकंड से, और कुछ सामान ही रख दिए या कोई आदमी आगे बैठ गया, तो स्पीड उसका वही रखे हैं, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, पहला कंडीशन। तो मास बढ़ा दिए, मास क्या किए, बढ़ा दिए, 12 kg कर दिए। तो अगर ये पहले वाला मोमेंटम था और बाद वाला मोमेंटम हम पूछेंगे, तो 12 इंटू 2, मास 12 इंटू वेलोसिटी 2, कितना आ गया सर, 24 kg मीटर पर सेकंड।
यही आ गया क्या? तो देखिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मास बढ़ रहा है, तो मोमेंटम क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ा। समझ में आया यहां तक बातें? सर मोमेंटम बढ़ जा रहा है। अच्छा अगर हम बात सेकंड कंडीशन का करें कि इस बार जो है ना 10 kg था, 2 के स्पीड से जा रहा था, लेकिन सर अगर हम थोड़ी देर के बाद चेक किए तो वो 10 ही kg का था, कोई लोग बढ़ा नहीं है, कोई सामान नहीं रखे हैं, लेकिन स्पीड इस बार जो है ना उसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। हम गाड़ी का स्पीड क्या कर दिए? तेज कर दिए। स्पीड क्या किए? तेज कर दिए। तो सर अगर मोमेंटम बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी 20 kg मीटर पर सेकंड ना। लेकिन इस कंडीशन में अगर बात करें सेकंड कंडीशन का, तो यहां क्या होगा सर? 10 इंटू 4, तो कितना आ गया सर? 40 kg मीटर पर सेकंड। मतलब सर अगर आप मास को उतना ही रखे, 10 kg था 10 kg, लेकिन स्पीड को बढ़ा दिए तो मोमेंटम क्या हो गया? मेरा बढ़ गया ना। मोमेंटम क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो सर मास कांस्टेंट है लेकिन अब वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप वेलोसिटी को घटाएंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे और मास बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपना मोमेंटम बढ़ जाएगा, और मास कम करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा सर अगर ऐसा हो गया कि दोनों चीज बदल जाए, दोनों चीज क्या हो जाए? एक चीज कम हो जाए, एक चीज ज्यादा हो जाए, तब क्या कीजिएगा आप? जैसे 10 kg का था और इसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? कितना था? 2 मीटर। अच्छा सर थोड़ा देर के बाद अगर हम चेक किए तो कुछ लोग उतर गए इससे, कुछ लोग क्या हो गए? उतर गए, ठीक है? अब मास हो गया 6 kg इसका। कुछ लोग उतर गए गाड़ी से, अब मास कितना हो गया? 6 kg। लेकिन सर ये अपना स्पीड बढ़ा लिया बेचारा। स्पीड कितना कर लिया? 3 मीटर पर सेकंड स्पीड ये कर लिया, ठीक है ना? तो अब पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन की बताइए मोमेंटम पे क्या असर होगा? क्या मोमेंटम पे क्या असर होगा? तो हम दोनों कंडीशन में मोमेंटम निकालते हैं। इस समय हमको m और v का मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि m और v पहले कितना था और बाद में कितना है, तभी हम बता पाएंगे कि मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा। उस कंडीशन में हम नहीं बोल सकते हैं जब दोनों चीज वैरी करने लग जाए। अगर दोनों बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, लेकिन और दोनों घट रहा है तो मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। लेकिन एक चीज बढ़ेगा और एक चीज घटेगा ना, तो हम नहीं बता पाएंगे। दोनों बढ़ेगा तो ठीक है, मोमेंटम बढ़ेगा, दोनों घटेगा भी तो क्या है? घटेगा। एक चीज कांस्टेंट रहे और एक चीज बढ़े या घटे तो वैसे बढ़ेगा घटेगा। लेकिन क्या होगा? दोनों में से एक चीज बढ़ने लग जाए और एक चीज क्या होने लगे? घटने लगे, तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो हमको बात करना पड़ेगा कि m और v का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है। तो यहां हम पहले mv का मल्टीप्लीकेशन मतलब मोमेंटम निकाल के देख ले रहे हैं। यहां आया 20। अब यहां बात करेंगे सर यहां बताओ कितना आ रहा है? तो 6 इंटू 3 कितना आया? 18 आया ना। यहाँ 20 kg मीटर पर सेकंड था और यहां कितना आया? 18 kg मीटर पर सेकंड आया ना यहाँ पे। तो सर क्या हो गया? मोमेंटम कम हो गया। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि m और v का मल्टीप्लीकेशन देखना होगा, मतलब शुरू का अपना मोमेंटम बाद वाला मोमेंटम निकाल के देखना पड़ेगा। ऐसे में हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, इस कंडीशन में बता देंगे। जब यहाँ क्या था? वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन मास अगर कम होगा तो मोमेंटम घटेगा, यहां बोल सकते हैं। यहां बात करें कि सर मास कांस्टेंट रखे, वेलोसिटी बढ़ा रहे तो मोमेंटम क्या होगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी घटाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। थर्ड कि सर दोनों चीज बढ़ रहा है, दोनों चीज क्या होगा? मास भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, दोनों चीज साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना? आदमी भी बढ़ जा रहा है उसके ऊपर और गाड़ी का स्पीड भी बढ़ जा रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन एक चीज बढ़ेगा और एक चीज घटेगा तो फिर बोल पाना मुश्किल है। तो फिर हमको m और v का मल्टीप्लाई देखना होगा, यहां भी अलग से अपना मोमेंटम निकालना पड़ेगा, तब चेक कर पाएंगे कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। वो डिपेंड करेगा m और v के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट पे। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया मोमेंटम के बारे में कुछ? हाँ, कि मोमेंटम कब बढ़ेगा और कब घटेगा, मास पे कैसे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे अपना। तो क्या था सर? वो मोशन का पावर था, कौन? मोमेंटम। तो आगे अगर देखिए बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? p से, ठीक है ना? तो फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा सर मोमेंटम का? मास इंटू वेलोसिटी, इस तरीके से p इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे हम लोग?
P से। P यहाँ क्या है, मोमेंटम है, M क्या है, मास है, और V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं आप लोगों को? ठीक है, अब अगर देखें अब मोमेंटम को हम लोग को देखना है। ठीक है कि सर मोमेंटम को कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं यहाँ पे जो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि देखिए अगर मोमेंटम ज्यादा है ना, क्या है, ज्यादा, और वो अचानक से रेस्ट में आ जाए ना, कम हो जाए, तो आपको बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, अचानक से क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए, तो आपको क्या होता है, तकलीफ होता है। तो जैसे आप क्या कि गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, और अचानक से टक्कर उक्कर हुआ, तो आप क्या हो गया, अचानक से रेस्ट में आ जाते हैं ना, तो मोमेंटम जो है अपना जहां थे वहां से रेस्ट में चेंजिंग मोमेंटम होने में आपका क्या हुआ, टाइम बहुत कम लगा ना। चेंजिंग मोमेंटम होने में टाइम क्या लगा, बहुत कम लगा ना, बहुत कम। तो फोर्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा। तो फोर्स आपके ऊपर ज्यादा लग जाएगा। क्या कि हम आपको बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, शुरू में बताया था ना, डेफिनेशन पढ़ के, क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो टाइम से डिवाइड करना, रेट मतलब क्या, टाइम से डिवाइड करना। तो टाइम अपना क्या है, छोटा है, टाइम क्या ले रहे हैं, बहुत कम। ठीक है ना, अगर स्पीड से गाड़ी चला रहा है, अचानक से जाके धक्का लगा, स्पीड कम कर दी हम अपना, तो टाइम क्या है, बहुत कम लगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब हमको चोट क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और अगर हम गाड़ी धीरे से चला रहे हैं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, धीरे से, तो थोड़ा टाइम मतलब उसके कंपैरिजन में, वो तेज वाला के कंपैरिजन में, यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना, आराम से रेस्ट में जाने के लिए। तो आपका क्या होगा, मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, आराम से मतलब कम हो रहा है। ठीक है ना, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मोमेंटम कम चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम क्या हो रहा है, कम चेंज हो पा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम, जिस कारण आपको कम चोट लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि गाड़ी उड़ी चलाइए ना, तो धीरे धीरे चलाइए, नहीं तो तेजी से चलाइएगा तो चोट भी क्या होगा, तेजी से लगेगा। इसके अलावा जैसे कि आपको गोली उली मारा चलाते हैं, कोई पिस्टल उस्टल चलाता है, तो गन निकलता है ना, गन चलाते हैं, तो वहां से क्या होता है, बुलेट आपको छेद करके चला जाता है, क्या छेद करके जाता है ना। तो किसका रीजन क्या होता है, ए वेरी स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल ए पर्सन when it fired from a gun because its momentum due to greater velocity। उसका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि जिसको चलाते हैं ना, तो जो बुलेट है ना, उसका स्पीड बहुत तेजी रहता है। तो आपको पता है कि सर, और बुलेट का मास जो है वही ना रहेगा भाई, मास थोड़े ना हवा में चेंज हो जाएगा बुलेट का। तो बुलेट का जो मास था वही रहेगा, लेकिन बुलेट का वेलोसिटी बहुत तेज है ना, इसी कारण से क्या होगा, उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा मोमेंटम, इसी कारण से हम लोग को क्या होता है, छेद के चल जाता है, तो फिर तकलीफ हो जाता है। तकलीफ होने का समझिएगा मतलब। ठीक है, तो इसी कारण से कभी आपको कोई गाड़ी उड़ी चलती टक्कर मारता है ना, टक्कर मार रहा है, तो उसका स्पीड ज्यादा है, तो उसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है, तो इसके कारण आपको चोट लगेगा ना, तो बहुत जबरदस्त चोट लगेगा। ये सब एग्जांपल्स हैं किसका, आपका मोमेंटम का। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं। ठीक है ना, ये सब कुछ मोमेंटम है जो आप लोग को कैसे इफेक्ट पहुंचा सकता है, वो चीज देखना था। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीजें जो हम लोग को देखना है, ठीक है ना, कुछ चीजें, ठीक है, जो देखना है हम लोग को क्या है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ग्रेटर वेलोसिटी, वेलोसिटी उसका क्या है, ज्यादा, इट हैज टर्म आउट मोमेंटम, ठीक है, उसका ट्रेमेंडस मोमेंटम होगा, एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सर्वली, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, अगर मोमेंटम ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा हार्म आपको पहुंचा सकता है। तो ये सब चीज तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट ये सब जो होता है वही मोमेंटम ज्यादा होने के कारण से होता है, तब ज्यादा जोर से आपको तो चोट लगता है। ठीक है, अगर आगे से देखें, ठीक है, कि सर मोमेंटम जो है ना, अगर कोई रेस्ट में तो उसका क्या होगा, अगर मोमेंटम किसका निकालना है, कोई चीज रेस्ट में, तो क्या आएगा मोमेंटम। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि सर अगर कोई चीज रेस्ट में है और उसका मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सर मोमेंटम क्या पढ़े थे, मास इंटू वेलोसिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट है सर, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, होगा ना। चलिए, तो सर मास कुछ भी हो गया, मान लीजिए एम ही है, कुछ भी हो सकता है, 5 kg 10 kg, और अगर वो रेस्ट में है तो उसका मतलब उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। क्या रेस्ट में मतलब वेलोसिटी कितना, जीरो। तो कोई भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते तो ओवरऑल कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्या जीरो आ जाता है ना। तो सर अगर P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है, अब तो वैल्यू मास का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होता है। अगर वेलोसिटी को जीरो ले लिए तो मोमेंटम
0। समझ में आया यहां तक? तकलीफ कुछ भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अलावा और आगे बात करें, सर ये सब चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे तो यूनिट का बात करते हैं। तो मास का यूनिट ऐसा यूनिट केजी होता है, आपको पता है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी से मिलके बना है ना, तो ये आपको बता ही दिए कि सर मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां से आता है अपना लोग का न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो मोमेंटम जानना बहुत जरूरी था। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ समझने के लिए क्या जानना बहुत जरूरी था सर? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जानने से पहले हम लोग को मोमेंटम जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बताया हमको, क्या डिफिनेशन दिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अप्लाइड फोर्स। यही ना, यही बताया था ना। क्या बताया था सर कि अगर शुरू का मोमेंटम P1 है और बाद का क्या मोमेंटम P2, तो मोमेंटम इतना सा चेंज आने में कुछ टाइम लगा होगा, तो सर तो रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इतना हुआ, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दिए, यही क्या कहलाएगा मेरा फोर्स के प्रोपोर्शनल, यही कहलाएगा ना। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्या छोटू, तो K इंटू P2 माइनस P1 बाय T, यही फोर्स आएगा ना। फोर्स का यही ना पढ़े हम लोग डिफिनेशन, यही देखे ना। तो वही बताता है न्यूटन सेकंड लॉ, क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोर्स। और जो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा हो, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब सर इसका कुछ कुछ बताइए एग्जांपल्स करके, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि अगर हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिए, क्या कर दिए, एक्सेलरेट कर दिए, ठीक है ना। एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या करना, चेंज करना ना। हाँ, वेलोसिटी क्या करना, चेंज करना, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। तो अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी अपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपना, बढ़ जाएगा। तो सर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से ही क्या होता है सर, जैसे जैसे अपना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम क्या हो जाएगा अपना, वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम किसी गाड़ी को रोकने का काम कर रहे हैं, मतलब डिसलेरेट करने का काम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जहां से क्या होगा, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगर इसके आगे कुछ चीजें बात करें, इसके आगे कुछ चीजें बात करें हम लोग, सर कुछ फॉर्मूला हमको जैसे लाना है, ठीक है ना, मोमेंटम का, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्लीन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला फोर्स को मोमेंटम से रिलेशन देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, ठीक है। पहले टॉपिक देख लीजिए आप, क्या सर, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो आपको पता था ना वहां से फोर्स का क्या मिलता है सर, डिफिनेशन मिलता है, किसका, फोर्स का ना। उसी चीज को अब यहां हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आराम से, तो आप पहले डिफिनेशन क्या पढ़े सर, कि सर फोर्स जो होता है ना, क्या फोर्स, वो क्या होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 बाय T, यही बताए थे ना। यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, फोर्स यही होता है। अच्छा इसके आगे अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी हम u मान लिया, इसका मास है m, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, स्टार्टिंग वेलोसिटी इसका u है। थोड़े देर के बाद अगर हम t टाइम के बाद चेक किए तो मास तो वही रहेगा ना बेचारे का, मास चेंज नहीं कर रहे हैं। अब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया, v, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v। तो अगर हम स्टार्टिंग का इसका मोमेंटम बात करें, सर बताओ तो मोमेंटम क्या होगा, तो आपको पता है क्या मोमेंटम क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी u था और मास m था, तो m इंटू क्या हो गया, u हो गया, क्या m इंटू क्या हो गया, u। और अगर बाद का बात करें कि सर मोमेंटम बाद में बताओ तो कितना होगा, तो मास इंटू बाद का वेलोसिटी v है, तो v हो गया, यही हो गया ना, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे लाके क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग उसको, तो पुट कर दीजिए तो छोटू, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, mv माइनस mu बाई t ना। तो यहां से ध्यान से देखिएगा आप लोग, m कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, v माइनस u बाय t, ये बचा क्या, m इक्वल टू क्या, v माइनस u बाय t। अगर यहां
अगर हम आप लोग मोशन चैप्टर आपको याद करने बोलेंगे तो ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, क्या v माइनस यू बाई टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है वेलोसिटी, इसको क्या कहते थे एक्सेलरेशन बोलते थे क्या। तो यहां क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या, तो f क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हुआ कि सर अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा बढ़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा उस कंडीशन में और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा बढ़ेगा। समझ में आया, उस कंडीशन में मास क्या होना चाहिए कांस्टेंट, या दोनों बढ़ेगा तो भी फोर्स क्या होगा बढ़ेगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें और के ले लें तो फोर्स बराबर क्या हो गया के इंटू एम ए, और के का वैल्यू अगर यहां से हम 1 पुट कर दे, कितना पुट कर दे 1, ये कांस्टेंट है ना सर 1 पुट कर दे, ठीक है। तो सर मेरा क्या हो जाएगा एफ का फॉर्मूला एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई तकलीफ यहां तक आप लोग को नहीं ना। तो के का वैल्यू आप सोच रहे 1 क्यों रखें कि जब अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, कितना न्यूटन 1 न्यूटन, ठीक है, मास 1 केजी ले रहे हैं, एक्सेलरेशन भी कितना ले रहे हैं 1 केजी, तो के का वैल्यू कितना आएगा बताइए। तो सबको 1 1 ले ले 1 केजी 1, तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया ना, ये कांस्टेंट है ना इसीलिए हम के का वैल्यू वहां पे 1 पुट कर रहे हैं, कांस्टेंट है ना तो अभी 1 आ रहा है तो बाद में के लिए भी 1 ही लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यही चीज हमको कहां से मिला न्यूटन के सेकेंड लॉ से, किसका डेफिनेशन मिला फोर्स का, ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्या करेंगे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन का बात करें, एक क्वेश्चन का बात करें छोटा सा, ठीक है ना। क्या बात करें सर, अगर हमको ये क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया कि जैसे ये एक कार है, क्या है कार है, ठीक है, तो ये क्या है ना इसका एक्सेलरेशन दे दिया हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो मास है ना 10 केजी है, कितना है 10 केजी, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा कैसे, जब हम इस पर क्या किए होंगे कुछ फोर्स लगाए होंगे, तभी ना ये अपना वेलोसिटी चेंज करेगा और क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा। तो बताया बोल रहा है कि बताओ, तो बताओ कितना फोर्स लगाए उसके ऊपर जो इतना एक्सेलरेशन आ गया, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हम क्या लगाएंगे फोर्स इक्वल टू क्या सर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर मास का वैल्यू कितना है 10 और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2, तो फोर्स कितना हो गया 10 2 जा 20। अब बात करने बोले हुए कि सर यूनिट क्या होगा फोर्स का यूनिट, तो मास का यूनिट आपको पता है केजी, और एक्सेलरेशन का पहले से यूनिट पढ़े हैं हम लोग मोशन में, क्या सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आ गया क्या यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं सर न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया 20 न्यूटन। अच्छा दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को समझते हैं, दूसरे तरीके से कि सर 10 केजी का कोई बॉडी था, अब क्या हुआ कि सर इसका स्पीड स्टार्टिंग में 2 था, कितना था 2 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड में पता है चेंज होकर के स्पीड इसका कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी ये स्पीड चेंज करने में बताइए कितना फोर्स लगा मेरे को, ठीक है, बॉडी का मास 10 ही केजी है, तो बताइए कितना केजी फोर्स लगाना पड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या करेंगे एक्सेलरेशन। तो ए बराबर क्या होगा v माइनस यू बाई टी, तो सर 4 माइनस 2 बाई 1 2, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड आ गया ना स्क्वायर, आ गया ना एक्सेलरेशन। और अब मास से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे फोर्स, तो यहां से फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन लगा के निकाल लेंगे, ये दूसरा तरीका है। और क्वेश्चन को क्या कैसे निकाल सकते हैं पता है कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल पड़े ना, अभी के का वैल्यू 1 लेकर के फोर्स क्या बोल रहे थे सर P2 माइनस P1 बाई टी ना, तो हम लोग P2 और P1 को भी निकाल करके यहां से निकाल सकते हैं। बताइए तो P2 कितना होगा इसका, तो 10 2 जा सर कितना 20, अगर P1 का बात करें तो सर मास इंटू वेलोसिटी 10 2 जा 20, P2 का बात करें सर 10 4 जा 40, कितना 40। अब दोनों को क्या करेंगे यहां लाके पुट कर देंगे, तो 40 माइनस 20, टाइम कितना सेकंड लगा था छोटू 1 सेकंड ना,
तो 40 में से 20 क्या, कितना बचा, 20/1 20, तो कितना न्यूटन आ गया, 20 न्यूटन। तो ये 3 तरीके से आपको, ये थर्ड तरीका है अपना, ये सेकंड तरीका है, और ये क्या था, एक फर्स्ट तरीका। ये 3 तरीके में से कहीं से भी आपको फोर्स का इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है, अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब इसका आगे देखें एप्लीकेशन, हम किसका सर, फोर्स का, किसका एप्लीकेशन, फोर्स का, ठीक है ना, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ का। तो पहले यहाँ पे जो डेरिवेशन है ये अपनी वर्डिंग में एग्जाम में कैसे लिखना है आपको ये चीज देख लेते हैं, ठीक है ना, कि सर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे सर, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, उसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा कितना ले लिया हम, t ले लिए, दिख रहा है ना। तो सर इनिशियल वेलोसिटी u v, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग इनिशियली मोमेंटम निकाले तो मास इंटू यू, mu हो गया। इसके बाद अगर हम फाइनल मोमेंटम निकाले, क्या फाइनल मोमेंटम, तो मास इंटू v, तो m इंटू वी हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज मतलब p2 माइनस p1, यही ना होता है चेंज, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल mv था मोमेंटम और इनिशियल mu था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, पता है रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, तो mv माइनस mu बाय t, यही हुआ ना। तो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाय t, यही होता है ना फोर्स। तो वो लगा दिए सर, फोर्स इक्वल टू mv माइनस mu बाय t। तो इसके बाद अगर फोर्स में m कॉमन ले लिए, v माइनस u बाय t को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से f क्या आ गया मेरा, ma के बराबर प्रोपोर्शनल आया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो k ले लिए, ठीक है। और हम देखे ये यूनिट फोर्स जब 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकंड हुआ, एक्सेलरेशन लगाए थे तो k का वैल्यू 1 आ रहा था, तो k के जगह 1 पुट कर दिए, तो f बराबर क्या हो गया, m इंटू a आ गया, समझ में आया। तो यही से न्यूटन सेकंड लॉ से हमको फोर्स का डिफिनेशन मिल गया। तो यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो फोर्स का रिलेशन आप क्या मोमेंटम से भी देख लिए, एक्सेलरेशन से भी देख लिए, ये वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी से भी देख लिए, सब मास से भी देख लिए, सब कुछ से देख लिए ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब सर फोर्स का ऐसा यूनिट तो हम आपको बताए ही है कि सर न्यूटन होता है, न्यूटन 1 न्यूटन कितना होता है, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन बराबर क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता दिखा चुके हैं हम आपको, ठीक है। अगर कभी कभी आपको एक्सेलरेशन निकालने बोलते, क्या निकालने बोलते, फोर्स दे दे, मास दे दे, और क्या बोल दे, एक्सेलरेशन निकालने, तो आप एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो कैसे हो जाएगा सर, F बराबर क्या होता है, ma, क्या होता है, ma होता है ना। तो एक्सेलरेशन को रोक दो, मास को इधर डिवाइड में भेज दो, तो a बराबर क्या होगा बताओ तो, F बाय m होगा, क्या होगा, F बाय m। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सर, कि एक बॉडी था 10 kg का, कितने kg का, 10 kg का, और उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाए हैं 20 न्यूटन का, कितने न्यूटन का फोर्स लगाए, 20 न्यूटन का। तो बोलेगा बताओ एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 10 kg का बॉडी था, उसके ऊपर फोर्स लगाए हम 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमको पता है सर फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है सर 20, रहने दिए, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, 20/10, यही ना, 10 से 22 जा क्या, तो कितना गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आप यहां से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो चलते अब आगे। तो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन देखे थे ना, वैसे आप सेकंड लॉ का भी देखते हैं, ठीक है ना। देखें तो क्या है ना कि जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल का बात करें, ठीक है ना, तो क्रिकेट खेलते हैं क्या आप लोग, क्रिकेट खेलते हैं, तो सर क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। तो वहां क्या होता है ना कि कैच जब आप लोग करने जाते हो तो थोड़ा सा आराम से बॉल को खींचते हो ना पीछे की तरफ, आराम से धीरे धीरे कैच करते हो ना, इस तरीके से क्यों करते हैं, इसलिए ना सर कि जब बॉल आते रहता है ना तो उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा रहता है, तो जैसे अगर हम तुरंत उसका स्पीड को 0 कर देंगे ना तो हाथ पे चोट बहुत ज्यादा लगेगा। अभी बताए थे ना, तुरंत टाइम कम लगाइएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा,
देखिए F बराबर क्या पढ़े थे हम लोग सर, P2 माइनस P1 बाई टी, यही ना। अगर T का वैल्यू कम हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना फोर्स टाइम के। तो अगर टाइम क्या हुआ ज्यादा तो फोर्स कम होगा, और टाइम कम हुआ तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो आप अगर कैच कर रहे हैं तो तुरंत बॉल को रोक लीजिएगा हाथ में ही तुरंत, तो टाइम बहुत कम लगा ना, मोमेंटम चेंज होने में क्या लगा, टाइम बहुत कम। पहले वो तेजी से आ रहा था, अचानक से जीरो हो जाएगा, रोक लीजिएगा तो टाइम बहुत कम लगेगा ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगेगा ना, तो अपने हाथ पे क्या होगा, चोट ज्यादा लग सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते हैं पीछे खींच करके, जिससे हाथ पे चोट नहीं लगता है। टाइम ज्यादा लगाए तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। हाँ, तो इस तरीके से हमको चोट लगने से हम लोग बच जाता है हाथ पे। पहला एग्जाम्पल यही बताया क्रिकेट का, ठीक है। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल कि एथलीट्स लोग जो होते हैं ना, वो लोग जो हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं, तो जिस पे कूदते हैं ना, उसको उस पे क्या किया जाता है कि सर सैंड बिछाया जाता है, सैंड बेड, है ना, समझे। ये तो गद्दा वाला उस टाइप का। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों। तो अगर हम लोग कूदेंगे ना, ठीक है, और जाकर के पत्थर पे डायरेक्ट जाके गिरे, ठीक है ना, गिरे, तो क्या होगा, अपन लोग तुरंत बॉडी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, तुरंत मोमेंटम को क्या करने का, चेंज करके जीरो लाने का कोशिश करेगा। तो जीरो लाने का कोशिश करेगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, तो उसे फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा। टाइम कम लगा मतलब फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो जमीन अगर अपने पैर पे फोर्स ज्यादा लगाया तो पैर का क्या हाल होगा, समझ गया ना, घुटना टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो यही चीज अगर हम वहां पे क्या कर दे, गद्दा उद्दा लगा दे, तो जब हम कूदेंगे ना तो गद्दा थोड़ा सा अंदर धसेगा ना, तो रेस्ट में हम लोग को लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा। क्या करेगा, टाइम। तो टाइम ज्यादा लग गया तो फोर्स क्या लगेगा, हमारे ऊपर कम लगेगा, कम लगेगा ना, या सैंड में धसेंगे थोड़ा सा अंदर तक, तो टाइम रेस्ट में आने के लिए क्या लगेगा, कम लगेगा ना, नहीं ज्यादा लग जाएगा ना टाइम। गद्दा में बालू में सैंड में क्या हो रहा है, हम लोग अंदर धस रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है ना रेस्ट में आने के लिए, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमारा पैर इंजर्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक, सेकंड भी। इसके बाद अगर अगला एप्लीकेशन का बात करें, किसका, अगला एप्लीकेशन का, ठीक है, तो कार में सीट बेल्ट पहनने का एप्लीकेशन बताइए सर यहाँ पे। तो कार में सीट बेल्ट क्या है ना, कि अगर कभी वैसा अचानक से ब्रेक उरेक लगा, क्या हुआ, अचानक से ब्रेक उरेक लगा, तो क्या होगा कि हम लोग जाके डायरेक्ट टक्कर खा जाता है ना, डायरेक्ट टक्कर खा जाता है तो चोट ज्यादा बहुत जोर का लगेगा क्या। इसलिए अगर हम सीट बेल्ट बना पहन के रखें तो सीट बेल्ट हम लोग को क्या करेगा, फोर्स ज्यादा थोड़ा सा लगाएगा ना, तो उस तरीके से हम लोग जितना स्पीड से जाके टकराए थे उतना स्पीड से जाके नहीं टकराएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो इस टाइम ज्यादा लगने से क्या होगा कि फोर्स जो हम लोग के सर पे लगेगा वो कम लगेगा। क्या होगा, फोर्स कम लगेगा अगर हम लोग टक्कर खा गए तो। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग चोट लगने से बच सकते हैं सीट बेल्ट लगाने से। तो यही था क्या अपना न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे। करने चले न्यूटन्स का थर्ड लॉ स्टार्ट, चलिए करते। तो फिर तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सर थर्ड लॉ समझा ही दिए थे हम आपको, क्या होता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। एक्शन के लिए रेडी तुरंत क्या रहता है, रिएक्शन रेडी रहता है इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, यही है। ठीक है, अगर हमको बोलेगा, ठीक है कि सर बताइए तो इसका एग्जांपल, तो अगर हम लोग को अपने बॉडी पे चाटा मार रहे हैं तो उतना ही बॉडी हम लोग का क्या कर रहा है, हाथ पे भी फोर्स लगाता है। ये उसका एक एग्जांपल हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशन उसका अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब कुछ और एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। तो न्यूटन्स के अगर अब थर्ड लॉ का कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर एप्लीकेशन हम लोग देखें, ठीक है, देखते हैं तो क्या होता है ना सर कि आप लोग चलते हैं ना, चलते हो आप लोग, तो कैसे चलते हो सर, जमीन पे पैर इस तरीके से कर करके चलते हैं ना, जमीन को पुश कर करके चलते हैं क्या हम लोग। तो जमीन को जब हम लोग दबाते हैं, पैर से दबाते हैं ना, उसके ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। तो जमीन भी जानते हैं हम लोग की तरफ उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। हम लोग नीचे लगाते हैं ना, तो जमीन भी क्या करता है, हम लोग को उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण हम लोग का पैर उठ करके आराम से आगे बढ़ जाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग को चलने में क्या करता है, जमीन हेल्प करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे दिखता है हम लोगों को।
ठीक है, कैसे सर? अगर हम जमीन को दबा रहे हैं, फोर्स उसके तरफ लगा रहे हैं, तो जमीन भी उसका रिएक्शन फोर्स किधर लगाता है? हम लोग के ऊपर। किधर? हम लोग के ऊपर, अपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी कारण से हम लोग अगला पैर फिर उस तरीके से आगे बढ़ाते जाते हैं, उसको दबा दबा करके। डायरेक्ट बिना दबाए हम लोग बढ़ ही नहीं सकते आगे, समझा? यही एप्लीकेशन है यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ का। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, ठीक है, गन के बारे में, गन के रिकॉइल के बारे में, ठीक है, तो देखिए क्या ना कि सर बुलेट गन में है, ठीक है, गन में बुलेट है। अब क्या हुआ सर, अगर हम लोग, क्या होता है कि सर आगे की तरफ क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, किसके ऊपर? बुलेट के ऊपर। तो बुलेट आगे भागता है ना, तो अब वो चीज हम लोग के किसके ऊपर लगेगा? गन के ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो किधर लगता है गन के ऊपर फोर्स? पीछे डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या, और उतना ही अमाउंट में क्या लगता है? पीछे की तरफ। गन आगे जितना भागता है ना, फोर्स लगता है जितना आगे भगाने में, उतना ही बुलेट को आगे भगाने में जितना फोर्स लगता है, उतना ही गन क्या होता है? पीछे भी आता है, अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स लगता है इसके ऊपर भी, समझा? इसी कारण से आपको दिखता होगा कि गन पीछे भागता है। जब चलाते हैं ना, फोर्स लगाते हैं ना बुलेट के ऊपर कि निकल के भागे फटाक से वो, तो उसी तरीके से फटाक से क्या होता है? आपके गन के ऊपर भी फोर्स लगता है, जिसके कारण वो पीछे भागता है। क्लियर हुआ? और बुलेट आगे भाग जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि बोट में क्या होता है कि जो नाव में जो नाविक लोग होते हैं ना, ठीक है ना, वाटरमैन, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि सर पानी खेपते हैं ना, उसको पानी को इस तरीके से करते हैं ना, उसके पास एक होता है स्टिक, देखे होंगे आप लोग, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है सर? ओरा कहा जाता है क्या? ठीक है ना, ओवर कहा जाता है ना, OAR। और तो वहां क्या होता है सर कि जैसे जैसे वो पानी को इस तरीके से पुश करता है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में पानी के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो पानी भी उसको क्या करता है? उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। और पे के उधर अगर पीछे लगा रहा है और पानी के ऊपर, तो पानी किधर लगाएगा? आगे लगाएगा, समझ में आया? तो वो फोर्स आगे लगाता है ना, इसी कारण से क्या होता है, अपना जो बोट है ना, वो आगे मूव करता है, और पानी को हम लोग पीछे फोर्स लगाते हैं, तो वो पीछे मूव करता है, और हम लोग किधर मूव करने लग जाते हैं? आगे। हम लोग के ऊपर पानी आगे फोर्स लगाया, ठीक है, और पे लगाया मतलब हम लोग पे लगाया, इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे किनारे पे बोट पे अगर कभी चढ़े होंगे आप लोग, तो बोट से जब उतरने पे के लिए आप लोग साइड में लैंड पे उतर रहे होंगे, तो पैर इस तरीके से उसके पीछे मार करके आगे भागते हैं ना, तो आप लोग आगे कूद पाते हैं, तो कूद पाते हैं ना, तो बोट आपके ऊपर फोर्स लगाता है, तभी आप उस तरीके से आगे कूद पाते हैं। और आपके फोर्स लगने के कारण बोट क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाने लगता है, पानी में ना जाने लगता है ना। हाँ, जैसे आप देखे होंगे, फोटो अगर हम बनाने का कोशिश करें यहाँ पे, तो जैसे ये बोट है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से आगे कूदने का कोशिश करते हैं ना, यहाँ जमीन है तो इसके ऊपर कूद करके जाने का कोशिश करते हैं ना, आप लोग जाने का कोशिश करते हैं ना इस तरीके से, तो बोट किधर भागने लग जाता है? अपना अपोजिट, और आप कहां भागते हैं? आगे। इसी तरीके से कुछ होता है ना वहां पे, ठीक है, तो उसका यही रीजन है, आपको बोट जो ना हेल्प करें आपको पैर को, तो आप आगे भागे, तो आपका पैर उसको किधर भगाएगा? पीछे। क्लियर है यहां तक? तो यही सब क्या है? एग्जाम्पल है सर किसका? थर्ड लॉ का, ठीक है, यहां तक थर्ड लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, तो क्या है सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो उसका लॉ पहले हमको समझना है। क्या समझना है? लॉ, ठीक है, कंजर्व ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या है, ठीक है ना। तो उसका लॉ सुनिए क्या है। अगर मेरे पास कुछ बॉडी या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों का स्टार्टिंग में हम लोग मोमेंटम निकाल लिए, और कोलिजन कराए उन लोग को, क्या किए? धक्का मार के दौड़ा दिए बेचारे लोग को, फिर जाके वो लोग कोलाइड किए, तो कोलाइड के मतलब कोलिजन के बाद फिर से दोबारा अगर हम सबका क्या किए? मोमेंटम निकालें, सबका टोटल मोमेंटम निकालें, कोलिजन के बाद का और कोलिजन के पहले का, तो हमको क्या दिखा पता है कि मोमेंटम क्या आया? सेम ही आ गया टोटल मोमेंटम। कोलिजन के पहले का, कोलिजन के बाद का सेम ही आया। इसका मतलब कोलिजन क्या हुआ? कहीं अपने आप गायब नहीं हुआ, समझा? यही चीज कहलाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या? कुछ भी चीज गायब नहीं हो जाए, जितना है उतना ही बाद में भी रहे, ठीक है। तो यहाँ मोमेंटम का कंजर्वेशन देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जितना भी टोटल मोमेंटम था ना मेरा कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा।
क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे एक ये m1 मास था, ठीक है, और यहाँ एक m2 मास था, ठीक है ना, कोई तकलीफ यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ बेचारा, ये एक ही लाइन पे चल रहा है, इतना याद रखिएगा। अभी आप लोग को जो क्लास 9th में पढ़ने के लिए ना, वो दोनों एक ही लाइन पे चलेगा, उस पे है, ये नहीं कि ये अलग डायरेक्शन में वो अलग डायरेक्शन में। क्लास 9th में एक ही डायरेक्शन में पढ़ने के लिए, एक लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये एक लाइन पे चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो सर मान लीजिए m1 का वेलोसिटी कितना है v1 और m2 का वेलोसिटी कितना है v2, ठीक है, तो हम लेट कर लिए कि क्या सर v1 क्या है v2 से ज्यादा है, ठीक है, तो पीछे वाला का स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो आ करके उसको टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा, मारेगा ना। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आके टकराएगा, ये m1 है और ये क्या है m2, टक्कर खा गया। अब टक्कर खाने के बाद क्या होगा, स्पीड थोड़ा बहुत चेंज होगा कि नहीं होगा, ज्यादा कम इस तरीके से कुछ होगा कि नहीं, हाँ, तो चेंज हो गया स्पीड, ठीक है, चेंज हो गया स्पीड, ठीक है, तो इसका स्पीड कुछ और हो गया v1 मान लीजिए, इसका मान लीजिए v3 मान ले रहा है, इसका स्पीड कुछ और गया, ये जो m2 ऑब्जेक्ट था ना, इसका स्पीड कुछ और मान लीजिए सर v4, क्या मान लिए, उसका v4 मान लिया और इसका v3, दोनों का कुछ कुछ मान लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि सर टक्कर, ये कोलिजन से यहाँ टक्कर खाया ना, उससे पहले का टोटल मोमेंटम आप निकालिए, ठीक है, तो अगर हम इसका मोमेंटम निकालें तो क्या होगा सर m1 v1 मास इंटू वेलोसिटी, और इसकी बॉडी का हम निकालें तो ये क्या होगा सर m2 इंटू v2, ये ना सेकंड बॉडी का मोमेंटम होगा, ये फर्स्ट बॉडी का। तो अगर हम टोटल इनिशियल मोमेंटम का बात कर ले तो कितना होगा सर m1 v1 प्लस क्या m2 v2, यही हो गया ना। अब चलिए आगे बात करते हैं टक्कर के बाद का फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी टक्कर के बाद का बात करें तो यहां क्या होता है, टक्कर के बाद का अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें तो पहले ये वाला ऑब्जेक्ट का निकालेंगे, पहले किसका, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का, तो सर उसका कितना आएगा m1 v3 मास इंटू वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी v3 है, और ये m2 का वेलोसिटी कितना हो गया टक्कर के बाद v4 हो गया, तो m2 इंटू क्या v4, तो टोटल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अगर बात करें हम लोग क्या टोटल फाइनल मोमेंटम का, तो कितना हो जाएगा सर बताइए, तो ये हो जाएगा m1 v3 प्लस m2 v4, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो लॉ है वो हमको क्या बताता है कि सर इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। इसका ये मतलब हो गया कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर m1 v3 प्लस m2 v4, समझ में आया, ये हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को तकलीफ नहीं हुआ, सिर्फ हम क्या किए शुरुआत वाला जितना मोमेंटम था निकाल लिए, बाद वाला जितना भी मोमेंटम है टक्कर खाने के बाद वाला फाइनल उसको निकाल दिया, और मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करके निकालते हैं, टोटल निकाल लिए और दोनों को क्या कर दिए इक्वल, ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको ये जरूरी नहीं कि यहाँ m1 मास है तो बाद में भी m1 रहेगा, कभी कभी टूट जाएगा मास जाके उसमें ऐड हो जाएगा वो टूटा हुआ मास, तो इसका मास चेंज हो जाएगा, इसका भी मास चेंज हो जाएगा, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ जितना भी मास देगा टक्कर के बाद, जितना भी वेलोसिटी देगा, आप वो दोनों को लीजिएगा, समझ में आया। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसे पूछेगा क्वेश्चन, चलिए देखें, इसको क्लीन कर लें, क्लीन, हाँ आपको नोट करना है तो आप कर लीजिएगा कहीं भी पॉज करके। हाँ चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं हम। सर ये एक ऑब्जेक्ट था, ये इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, कितना 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इसमें का जो मास था ना वो 2 kg था, कितना kg था 2 kg, मास 2 kg था, ठीक है, और यह एक और ऑब्जेक्ट था, इसका मास था 4 kg, कितना था 4 kg, और ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये दोनों जा रहा था। तो हमको दिख रहा है सर ये स्लो जा रहा है, ये क्या जा रहा है तेजी से जा रहा है। अब क्या हुआ ना थोड़ी देर के बाद दोनों क्या हुए टक्कर खा गए, टक्कर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, दोनों टक्कर खाएंगे, तो फिर दोनों का स्पीड क्या हो गया सर चेंज हो गया, ठीक है, ये 2 kg वाला है और ये 4 kg वाला है। तो हमको बोल दिया कि अगर हम इसका स्पीड v3 मान ले पहले वाले का और इसका क्या मान ले v4,
ठीक है ना। तो हमको एक का दे दिया कि सर ये तो उसका V4 वाले का दे दिया कि वो V4 का जो ना स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। तो अब V3 का थर्ड वाले का स्पीड बताइए। थर्ड वाले ये जो ना थर्ड V3 स्पीड, इसका स्पीड बताइए कि टक्कर खाने के बाद जो 2 kg का मास 5 मीटर पर सेकंड से चला था ना, टक्कर खाने के बाद उसका स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन हमको दे दिया। समझ में आया क्वेश्चन? ये दो मास थे, 2 kg का 4 kg का, ये 5 के स्पीड से जा रहे थे, वो 2 के स्पीड से जा रहे थे और दोनों थोड़ी देर बाद टक्कर खाए। तो ये जो 4 kg का था ना बॉडी, उसका मास स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था, उसका स्पीड बढ़ के 4 हो गया। तो बोल रहा है कि बताइए 2 kg वाला जो था, जो 5 के स्पीड से चल रहा था, उसका बाद में स्पीड कितना होगा बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछा मेरे से, तो अब उसको एक्सप्लेन करने चले। तो हमको क्या पता है सर? कुछ नहीं, पहले इनिशियल टोटल मोमेंटम निकालो। क्या निकालो? इनिशियल टोटल मोमेंटम। चलिए निकालते हैं। तो सर मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 5, पहले इसका मोमेंटम निकाल लिए, ये वाले का, फिर ये वाले का निकालते हैं। तो 4 इंटू 2 मास इंटू वेलोसिटी, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया सर? इसका 10 और इसका 4 2 जा 8, मतलब सर टोटल इनिशियल मोमेंटम 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। चलिए अब इसका निकालते हैं मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम टोटल। तो पहले इसका निकाल लें। तो इसका तो वेलोसिटी दिया ही नहीं है सर, कैसे निकालेंगे? तो V3 के टर्म में निकाल लेते हैं। मास 2 है, वेलोसिटी V3 है, ठीक है। और इसका कितना होगा मोमेंटम सर? 4 इंटू 4, यही क्या? तो टोटल फाइनल मोमेंटम अगर हम आपसे पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? 2V3 प्लस 4 4 जा 16। और हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ से क्या पता है सर? P इनिशियल बराबर क्या होता है? P फाइनल। यही पता है क्या? यही पता है ना। तो इसका मतलब सर ये 18 बराबर कितना हो जाएगा? 2V3 प्लस 16, और 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 16 इक्वल टू 2V3। अगर इसको और सॉल्व करें तो 2 इक्वल टू 2V3, तो यहां से V3 कितना आ जाएगा? 2 इधर डिवाइड में आएगा ना, कट के कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। कितना गया? 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो V3 था ना, वो कितने के स्पीड से चलेगा? 1 मीटर। ये पॉजिटिव आया ना, मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में चला था उसी। अगर ये निगेटिव आ जाता, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब वो टक्कर खाने का उल्टे डायरेक्शन में चलने लग जाता। अगर ये निगेटिव आता, V3 माइनस 1 आता, इसका मतलब क्या होता? टक्कर खाने के बाद ये क्या होता? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? अच्छे से समझ गए ना आप लोग? चलिए तब फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें जो बाकी रह गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, क्या है सर इसका एप्लीकेशन या ये सब देखने के लिए ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देख ले क्या? चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो उससे पहले हम यहां देख लेते हैं कि मोमेंटम क्या बताता है। कि मोमेंटम द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन आर क्या? इक्वल। टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है यहां तक? तो कुछ एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का देख लेते हैं। अब है बुलेट एंड गन। बुलेट और गन का पहले देखते हैं। तो क्या होता है ना सर, कि जैसे हम लोग बुलेट छोड़ते हैं, गन से छोड़ते हैं ना, तो बुलेट का मास क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या? बहुत कम होता है ना। और उसका वेलोसिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है ना। तो उसका मोमेंटम क्या होगा? उसे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग। और अब सेकंड कंडीशन गन पे आते हैं। गन का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा ना। गन का मास ज्यादा होता है, तो उसका वेलोसिटी को क्या करना होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा ना। तभी ना स्टार्टिंग वाला मोमेंटम और बाद वाला दोनों का मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होगा। तभी ना इक्वल होगा। तो गन का हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी कम लेना होगा। इसीलिए जो गन पीछे होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, लेकिन बुलेट आगे बहुत तेजी से जाता है। ठीक है। तो हम लोग अगर एटम उटम का कोलिजन का बात करें ना, तो वहां भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। ठीक है ना? ठीक है। अब स्नूकर गेम वगैरह जो हम लोग खेलते हैं, स्टिक से मारते हैं बॉल के ऊपर, वहां पे भी जाकर के ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है ना? तो जो भी आप देख रहे हैं, कॉइन कैरम का वहां पे जो आप मारते हैं, वहां भी ये फॉलो होता है। क्रिकेट बॉल जब बैट हिट करता है, सब जगह क्या है? ये सारा चीज फॉलो होता है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब स्टार्टिंग में जितना मोमेंटम रहेगा, फाइनल भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं। पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं।
ठीक है। तो आप लोग के लिए ये नोट्स भी हम लेकर के आते ही हैं अच्छे से लिख करके, जिसको आप अपना कॉपी पे उतार सकते हैं ना। तो सर यहां तक ही था आपका क्या आज का ये पूरा लेक्चर, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमको लगता है कि आप पूरे अच्छे तरीके से ये पूरा चीजों को समझ गए होंगे, कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब बच गया सर क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कुछ कराना, तो हम अगले क्लास में, ठीक है, स्पेशल क्लास ले लेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे लेकर के आएंगे और सिर्फ उसी पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगले लेक्चर्स बैठने देखने से पहले आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है सब चीज को, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है थ्योरी पार्ट, ठीक है, जितने भी लॉ वगैरह थे सब कुछ समझ लेना है, फॉर्मूले जो भी थे उसको भी याद कर लेना है, तब फिर हम लोग आगे चल पाएंगे। तो आज का क्लास यहां तक एनफ है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।